ठीक है भैया, ठीक है, मैं आ गया क्लास में यार, मैं आ गया। बस बेटा बंद कर दे, उसकी भी इच्छा नहीं खुले रहने की। यार ये आवाज नहीं आनी जब दोबारा ऐसा खींच का चाटा मारूंगा ना तो वहां पर नीचे आके गिरेगा अभी। चलिए भाई, डिसिप्लिन नाम की एक चीज होती है। आ गई बात समझ में? ध्यान रखना आगे से, अगली बार से। चलो भाई, कहां तक पहुंच गए थे बताइए प्लीज। शायद म्यूचुअलिज्म पढ़ रहे थे और लास्ट में एलो वन बोल के गया था मैं आपको। ठीक है, सुनिएगा। लास्ट टर्न पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे भैया इंट्रैक्शंस के बारे में। इंट्रैक्शन मैंने आपको दो तरह के बताए थे, पॉजिटिव इंट्रैक्शन एंड नेगेटिव इंट्रैक्शन। ऐसा है कि ये लास्ट क्लास हो सकती है आज आपकी। एक एक में भी तमीज नहीं कि डॉक्टर बन जाए। ध्यान रखना इस बात का। तुम साले बस के कंडक्टर बनने लायक नहीं हो, डॉक्टर बनने बैठे हुए यहाँ पर ये लोग। लास्ट टाइम पे हम लोग एक चीज नहीं पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। अगर फालतू का दिमाग खराब हुआ आज के बाद तो दोबारा से इस बात का ध्यान रखना। और रह जाएगी और मना और करवा दूंगा कि इनको पढ़ानी नहीं है। पढ़वा के देख ले भलाई फिर तुम। लास्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस के बारे में। और इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन दो तरह के बताए थे आपको, पॉजिटिव इंटरेक्शन और नेगेटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव इंटरेक्शन वो होते हैं जो कि दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज को या किसी एक स्पीशीज को फायदा होता है लेकिन नुकसान किसी को नहीं होता। नेगेटिव इंटरेक्शंस वो होते हैं जिनमें दोनों को या किसी एक को नुकसान होना जरूरी है, भले ही दूसरे का फायदा हो जाए। पॉजिटिव इंटरेक्शन मैंने आपको तीन तरह के बताए थे। एक बता दिया था कमेंसलिज्म, एक बताया था प्रोटो कोऑपरेशन और एक बताया था म्यूचुअलिज्म। कमेंसलिज्म प्लस जीरो इंटरेक्शन, एक को फायदा होता है दूसरा अनअफेक्टेड रहता है। प्रोटो कोऑपरेशन एंड म्यूचुअलिज्म दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव टाइप ऑफ इंटरेक्शंस है। प्रोटो कोऑपरेशन म्यूचुअलिज्म में मेन डिफरेंस है ऑब्लिगेट और नॉन ऑब्लिगेट का। प्रोटो कोऑपरेशन इज नॉन ऑब्लिगेट, म्यूचुअलिज्म इज ऑब्लिगेट। नेगेटिव इंटरेक्शन आपको तीन तरह के बताए थे, एक्सप्लॉइटेशन, अमेंसलिज्म एंड कॉम्पिटिशन। एक्सप्लॉइटेशन प्लस माइनस है, एक का फायदा होता है दूसरे का नुकसान होता है। दो तरह का हो सकता है, प्रिडेशन और पैरासिटिज्म। अमेंसलिज्म माइनस जीरो है, एक को नुकसान होता है दूसरा अनअफेक्टेड है। और कंपटीशन के अंदर दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज को नुकसान होता है। हम लोगों ने कमेंसलिज्म भी पढ़ लिया है, प्रोटो कॉपरेशन भी पढ़ लिया है और म्यूचुअलिज्म भी पढ़ लिया है। तीनों चीजें पढ़ा दी थी। लास्ट में हम लोग म्यूचुअलिज्म के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और म्यूचुअलिज्म में मैंने आपको बता दिया था ऑफरिस ऑर्किड के बारे में। एनसीईआरटी अगर आपने घर जाकर पढ़ी हो तो उसमें जो लास्ट पैराग्राफ उसने दिया है, उसने बताया है कि ऑर्किड्स शो अ बी वाइल्डिंग डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न्स in order to attract the right pollinator insect to ensure the guaranteed pollination by it। अब इनका जो पॉलिनेटर इंसेक्ट होता है वो होता है बीज या बम्बल बीज। कौन होते हैं बेटा? अब ये जो बीज या बम्बल बीज है इनको पोलन नेक्टर खाने को मिलता है और बदले में प्लांट का हो जाता है पॉलिनेशन। ये तो हो गई एक जनरल बात। उसके बाद एनसीईआरटी ने एक ट्विस्ट जनरेट किया था जिसमें उसने कहा है कि नॉट ऑल ऑर्किड ऑफर रिवॉर्ड, सभी ऑर्किड रिवॉर्ड ऑफर करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। अब ऐसा एग्जांपल उसने बताया है कि वो ऑर्किड कौन सा है। वो ऑर्किड है मेडिटेरेनियन ऑर्किड ऑफरेस। मेडिटेरियन एक जोन का नाम है, एक एरिया का नाम है, ठीक। उस जगह पर पाया जाने वाला ऑर्किड है ऑफरेस। इस ऑफरिस में देखा जाता है मिमिक्री अकॉर्डिंग टू द फीमेल बी। और इस वजह से यहाँ पर होता है सेक्सुअल डिसीट, जिसमें फ्लावर की एक पेटल बियर्स एन अनकैनी रिजेम्बलेंस विद द फीमेल बी इन कलर, साइज एंड मार्किंग। मेल भी अट्रैक्ट होता है, सूडो कॉपुलेट करता है, इज डस्टेड विद द पोलन ग्रेन्स। when this same bee pseudo copulates with another flower, it pollinates the flower। हेलो, इसका मतलब प्लांट का हो गया क्या? पॉलिनेशन। लेकिन बी का कोई फायदा होता हुआ नजर आया? इसका कोई फायदा कोई नुकसान होता हुआ नजर नहीं आता है। इसका मतलब यह है इंट्रैक्शन एक्चुअल में तो कमेंसलिज्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेकिन कहां पढ़ रहे हैं बेटा इसको हम लोग? म्यूचुअलिज्म में पढ़ रहे हैं। म्यूचुअलिज्म में क्यों पढ़ रहे हैं? एनसीईआरटी ने ही आंसर दिया है कि हेयर यू कैन सी हाउ कोइवोल्यूशन ऑपरेट्स। यहाँ पर किस वजह से पढ़ रहे हैं बेटा? कोइवोल्यूशन की वजह से। अब कोइवोल्यूशन कैसे भैया? कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन इफ द कलर साइज मार्किंग ऑफ बी चेंजेस ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी वजह से अगर कलर साइज मार्किंग में चेंज आता है तो पॉलिनेशन सक्सेस विल बी रिड्यूस्ड।
अगर इसे अपना पॉलिनेशन दोबारा से उसी रेट से करवाना है तो इसको भी अपने अंदर चेंजेस इंड्यूस करने पड़ेंगे बेटा। इसका मतलब यहाँ पर प्लांट के पार्ट पर क्या नजर आ रहा है, को इवोल्यूशन। इसका मतलब केवल एक ही कारण है जिसकी वजह से इसको हम कहाँ पढ़ रहे हैं, म्यूचुअलिज्म में पढ़ रहे हैं, अदरवाइज दिस इंट्रैक्शन इज नॉट अ ट्रू म्यूचुअलिज्म। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई थी। उसके बाद जाते जाते मैं आपको ये भी बात बताकर गया था कि यार इट इज नॉट ऑलवेज द कलर साइज एंड मार्किंग, ये हमेशा कलर साइज और मार्किंग नहीं होता है, ये एक्चुअल में अट्रैक्शन ड्यू टू केमिकल्स भी हो सकता है, और ये केमिकल होते हैं बेटा एलोमॉन्स। कौन है बच्चों, एलोमॉन्स। अगर हम एलोमॉन्स की बात करें तो एलोमॉन्स मैंने आपको बता दिए थे कि एलोमॉन्स वो केमिकल्स, बताया था क्या कुछ एलोमॉन्स के बारे में आपने, ठीक है, आपने फेरोमोन सुना है। फेरोमोन्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी ही स्पीशीज के पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए रिलीज करता है बेटा। उसी तरह से एलोमॉन्स आर केमिकल्स व्हिच आर रिलीज्ड बाय वन ऑर्गेनिज्म टू अट्रैक्ट द इंडिविजुअल ऑफ अदर स्पीशीज। एक स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म रिलीज करेगा किसको अट्रैक्ट करने के लिए, दूसरी स्पीशीज के इंडिविजुअल को अट्रैक्ट करने के लिए। फेरोमोन में क्या हो रहा है, सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल को अट्रैक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर एलोमोन रिलीज कर रहा है कौन, प्लांट। कौन रिलीज कर रहा है, किसको अट्रैक्ट कर रहा है, कॉल्पा बी को। किसको अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा केमिकल जो कि दूसरी स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स को अट्रैक्ट करने के काम आता है, दोज आर नोन एज एलोमॉन्स। और इन एलोमॉन्स की वजह से ही मेल परसीव्स इट एज अ फीमेल बी। मेल को क्या लगता है कि ये कंफर्म फीमेल बी ही है, लेकिन अगर कोर्स ऑफ इवोल्यूशन के दौरान कलर साइज मार्किंग के साथ साथ अगर इसके कॉम्पोजिशन में भी चेंज आता है तो पॉलिनेशन सक्सेस कम हो जाएगा। इस वजह से प्लांट को भी अपने अंदर चेंजेस इंड्यूस करने पड़ते हैं, मतलब क्या मिलेगा, को इवोल्यूशन। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई थी, एक एक लाइन एक एक शब्द समझ में आया। एनसीईआरटी शायद हम लोगों ने कमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म की नहीं पढ़ी। कंपोजिशन इसका चेंज हो सकता है ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस। अगर ये चेंज हुआ है तो उसकी वजह से प्लांट का पॉलिनेशन सक्सेस कम हो जाएगा। यहाँ पर भी चेंज होना चाहिए ताकि वो मेल को अट्रैक्ट कर सके, राइट। चलिए जी, निकालिए एनसीईआरटी पेज नंबर 236। हाँ बच्चे, सेक्सुअल, हाँ धोखा, डिसीट इज धोखा। लो अभी बढ़ा रहा हूँ ना बेटा, अभी मैंने खत्म कहाँ किया। हाँ हाँ बिल्कुल है ना, वही बता रहा हूँ, अभी मैंने बोला भी है। पेज नंबर 236 बेटा, कमेंसलिज्म मिला। एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका मैं आपको लास्ट टाइम पे सिखा चुका हूँ। जो हम लोगों ने सीखा है वो चेक करना है कि सही लिखा है कि नहीं। दूसरी चीज, आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ यार इसकी कहानी पूरी मैं जानता हूँ, क्या वैसी की वैसी लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई, राइट। वैसे ही इंटरेस्ट आना चाहिए। मेरे हिसाब से सक्सेशन हमने एक बार पढ़ चुके हैं, इंटरेस्ट आया था, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये वाला पार्ट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कमेंसलिज्म के बारे में। This is the interaction in which one species benefits and the other is neither harmed nor benefit. एक स्पीशीज को फायदा होता है, दूसरे को ना तो फायदा होता है ना ही नुकसान होता है। An orchid growing as an epiphyte, imagination strong होनी चाहिए। epiphyte क्या होता है बेटा, plant on plant, right बच्चे। An orchid growing as an epiphyte on the mango branch and barnacles growing on the back of whale benefit. इन दोनों को फायदा होता है, किस किस को, ऑर्किड को और बार्नेकल को। while neither the mango tree nor the whale derives any apparent benefit, ना तो मैंगो को और ना ही वेल को कोई फायदा होता है। क्या यहाँ तक की बात क्लियर बेटा। अगली चीज, द कैटल ईग्रेट, बगुला बताया था मैंने आपको। The cattle egret and the grazing cattle in the close association, a sight you are most likely to catch if you live in the farm rural area, is a classic example of commensalism. याद कीजिए मैंने बोला भी था ये, ठीक है। The egret always forage, forage का मतलब होता है चरना या फीडिंग, ठीक है, मेंशन कर लीजिएगा ताकि आप पढ़ने बैठो तो आपको सारी चीजें दिखें। forage का मतलब होता है चरना या फीडिंग। The egret always forage close to where the cattle are grazing. जहां पर cattle graze कर रहे हैं वहीं पर ये भी feed कर रहे होते हैं। क्यों भैया, because the cattle, imagination strong, फिर से the cattle as they move, जब cattle move करेगी, stir up, stir up का मतलब हिला डुला देना, ठीक,
stir up and flush out the insect from the vegetation. उनको हिलाएंगे डुलाएंगे तो उनमें छुपे हुए इंसेक्ट्स बाहर आ जाएंगे जिनके ऊपर ये बगुला फीड कर सकता है। आगे कह रहा है कि अगर ये कैटल नहीं हुआ, दैट अदरवाइज माइट बी डिफिकल्ट फॉर द ईग्रेट टू फाइंड एंड कैच। समझ में आ गई बात? Another example of commensalism is the interaction between sea anemone that has stinging tentacles and the clownfish that lives among them. The fish gets protection from the predators which stay away from stinging tentacles. क्यों? Because these stinging tentacles secrete neurotoxins. बहुत बढ़िया बेटा. The anemone does not appear to derive any benefit by hosting the clownfish. क्यों फायदा नहीं होता? क्योंकि क्लॉन फिश पर भी फीड नहीं कर पा रहा है, ना तो कोई नुकसान है और ना कोई फायदा। यार क्लॉन फिश को कोई नुकसान क्यों नहीं होता? 3 से 4 गुना मोटी थिक म्यूकस लेयर उस पर पाई जाती है। क्लियर हो गई थी ये बात? ये खत्म हुआ आपका कमेंसलिज्म। आइए म्यूचुअलिज्म की बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। दिस इंटरेक्शन कॉन्फर्स बेनिफिट ऑन द बोथ इंटरेक्टिंग स्पीशीज। मतलब ये ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज को फायदा होता है। Lichen represents an intimate mutualistic relationship between a fungus and photosynthesizing algae। और याद कीजिए मैंने आपको स्पेसिफिकली मेंशन करके दिया था कि फंगस और एल्गी पूछा है तो भी लाइकेन है, फंगस साइनोबैक्टीरिया बोला है तो भी लाइकेन है, और फंगस ब्लू ग्रीन एल्गी बोला है तो भी। बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट, इतना अच्छे से पढ़ोगे साले तुम इतनी गलत हरकतें करते हो, तुम ऐसे चिल्लाते करते ना वो बुरा लगता है। मस्ती मजाक करो, हम भी तो ऐसा करेंगे। हेलो। लेकिन फिर गुस्सा आ जाता है जब फिर बात नहीं मानी जाती है ना। अब बाहर गए, मार्कर नहीं थे मेरे पास यार, है कि नहीं? मेरे मार्कर खो दिए उन्होंने। ठीक, इस वजह से मैं बाहर गया था। तुम उसमें कहा अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहे हो, ऐसा थोड़ी अच्छा लगता है यार। मैं तुम्हें हमेशा सिखाया है कि भाई मजे लेने हो तो ऐसे लेने चाहिए कि 12 बजना जाए। सर दूसरों का मजा खराब हो जाता है यार। अरे समझ में आ गई बात? ठीक है ना। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कभी भी डांटना यार, मुझे वाकई में अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं मतलब हो सकता है किसी दिन मैं गुस्सा हो जाऊं, डांट दूं, लेकिन मेरे को पुचकारना भी आता है। बट ये है कि फिर जब दिमाग आउट हो जाता है तो मेरा आज तो मन यही था कि मैं लास्ट क्लास होती तो माँ कसम खा के कह रहा हूं पढ़ाते ही नहीं आज। मैं सच बोल रहा हूँ आपको। तो क्या मेरे बाद में एक टीचर और फंसे हुए हैं, इस वजह से उनकी वजह से मुझे रुकना पड़ा, वरना उस समय तो मेरा मूड यही था कि तुम्हारी मर्जी पड़े जो कर लो, आज मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। और कल वैसे भी क्लास नहीं है तो तुम्हें वैसे डर लग जाता है कि बोले भाई 2 दिन हो गए नहीं आया, है ना। चलिए सुनिएगा प्लीज। Lichen represent an mutualistic relationship between fungus and the photosynthesizing algae or cyanobacteria. Similarly, the mycorrhizae are associations between fungus and the roots of higher plant. बताया आपको मैंने, पाइनस या रूट ऑफ हायर प्लांट में रूट हेयर्स अगर लेस डेवलप्ड होते हैं तो एब्जॉर्प्शन एरिया कम होता है बेटा। उसमें हेल्प कर देती है कौन? माइकोराइजल फंगस। ठीक, सुनिएगा। The fungus help the plant in absorption of essential nutrients from the soil, while the plant in turn provides the fungus with energy yielding carbohydrate। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है नॉर्मल की। ठीक है, नेक्स्ट। The most spectacular and evolutionarily fascinating examples of mutualism are found in plant-animal relationships. Plant need the help of animals for pollinating their flowers and dispersing their seed। याद कीजिए मैंने आपको बताया था वो एक फ्लो चार्ट बनाकर प्लांट को पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्सल कराना है, बदले में एनिमल को फीस या रिवॉर्ड मिलना चाहिए। फीस या रिवॉर्ड के फॉर्म में पॉलिनेटर को पोलन एंड नेक्टर एंड सीड डिस्पर्सर को जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट्स मिलते हैं। याद है कुछ ऐसा? वही का वही सेम लिखा हुआ है यहाँ पर कि एनिमल्स ऑब्वियसली हैव टू बी पेड fees for the services that plant expect from them. Plants offer reward or fees in form of pollen and nectar for pollinators and juicy and nutritious fruit for the seed dispersers। समझ में आ गई बात? देन उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि भैया द वर्ल्ड इज फुल ऑफ चीटर्स। कई सारे एनिमल्स या इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो पोलन चुरा कर तो ले जाते हैं लेकिन पॉलिनेशन में हेल्प। आगे भी यही कह रहा है कि बट द म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम शुड आल्सो बी सेफगार्डेड अगेंस्ट द चीटर। कैसे? फॉर एग्जांपल एनिमल्स दैट ट्राई टू स्टील नेक्टर विदाउट एडिंग इन पॉलिनेशन। कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि नेक्टर तो ले जाते हैं लेकिन पॉलिनेशन में हेल्प नहीं करते। नाउ यू कैन सी व्हाई प्लांट एनिमल इंटरेक्शन ऑफन इन्वॉल्व को-इवोल्यूशन ऑफ द म्यूचुअलिस्ट। अब बात आ रही है कि यहाँ पर को-इवोल्यूशन कैसे देखने मिलेगा। That is,
The evolution of the flower and its pollinator species are tightly linked with one another. आ गई बात समझ में? अब इस बात का मतलब क्या है, इसको और डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा है। In many species of fig trees, there is a tight 1-to-1 relationship. क्या समझते हैं 1-to-1 से? एक पर्टिकुलर स्पीशीज किसी एक पर्टिकुलर पॉलिनेटर स्पीशीज के साथ इंटरेक्शन शो करेगी अपने पॉलिनेशन के लिए, दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। कोई समाज सेवा करते हुए पहुंचा दे तो बात अलग है, लेकिन उसके ऊपर कंफर्मली डिपेंडेंट नहीं होगी। ये एक ही स्पीशीज पर कंफर्मली डिपेंडेंट होगी, राइट बेटा? ये कह रहा है in many species of fig trees there is a tight 1-to-1 relationship with the pollinator species of wasp. अब समझा भी रहा है, it means that a given fig species can be pollinated only by its partner wasp species and no other species. The female wasp uses the fruit not only as an oviposition site, oviposition अंडे देने की जगह, ठीक है, but uses the developing seeds within the fruit for nourishing its larva. आई बात समझ में बेटा? The wasp pollinates the fig inflorescence while searching for suitable egg laying site. याद कीजिए एनसीईआरटी ने पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को या पूरे के पूरे प्रोसीजर को एक ही लाइन में समझाया है। मैंने आपको कहा भी था, जो हमने इमेजिनेशन बताई थी सबसे पहले, कि जो फीमेल वास्प वो अंडे देने की जगह ढूंढ रही, जिसके हेड, थोरेक्स और विंग्स के ऊपर पोलन ग्रेन्स लगे हुए हैं, और जब ये अंडे देने की जगह पर पहुंचेगी वहां पर पॉलिनेशन कर देगी। ये छोटी सी लाइन में यही बताया, दोबारा से देख लो। The wasp pollinates the fig inflorescence. कब? While searching for suitable oviposition site या egg laying site. Clear बेटा? In return for the favor of pollination, the fig offers the wasp some of its developing seeds as a food for the developing wasp larva. बदले में उसको क्या मिला? जो लार्वा है उनके डेवलपमेंट के लिए फिग ने अपने डेवलपिंग सीड्स उसको न्यूट्रिशन के फॉर्म में प्रोवाइड किए हैं। क्लियर? ये वास्प और फिग की कहानी खत्म। अगली कहानी शुरू हो रही है ऑर्किड्स की। अब देखना उसने ऑर्किड के बारे में यूनिवर्सल चीज लिखी है। पहले तो क्या लिखा है कि ऑर्किड्स शो अ बी वाइल्डरिंग डाइवर्सिटी। बी वाइल्डरिंग का मतलब है बेहद शानदार या बहुत डाइवर्स टाइप ऑफ फ्लोरल पैटर्न पाए जाते हैं। Orchids show a bewildering diversity of floral patterns, many of which have evolved to attract the right pollinator insect, that can be bees and bumblebees, and ensure guaranteed pollination by 1-to-1 interaction का मतलब ही यही है कि भैया कोई और समझ में आ गई बात? अब इसने बता दिया है कि ऑर्किड का किसी बीज या बम्बल बीज के साथ इंटरेक्शन मिल रहा है तो दोनों को फायदा हो रहा है। चल रहा है क्या? म्यूचुअलिज्म। क्या चल रहा है? अब आगे इसने एक लाइन में ट्विस्ट जनरेट कर दिया है जिसको हम लोग यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, और वो लाइन क्या है? नॉट ऑल ऑर्किड ऑफर रिवॉर्ड। सभी ऑर्किड रिवॉर्ड ऑफर करे ऐसा जरूरी। इसके ऊपर तो उसने यूनिवर्सली कह दिया कि रिवॉर्ड दे रहा है, लेकिन दुनिया के सभी ऑर्किड ये रिवॉर्ड देंगे ऐसा जरूरी नहीं है। अब वो कौन सा ऑर्किड है जो कि रिवॉर्ड ऑफर नहीं करता? आगे एग्जांपल दिया है कि द मेडिटेरेनियन ऑर्किड ऑफर्स एम्प्लॉयज सेक्सुअल डिसीट। किस लिए? टू गेट पॉलिनेशन डन बाय अ स्पीशीज ऑफ बी। राइट? कैसे करवाता है? वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर बियर्स एन अनकैनी रिजेम्बलेंस। अनकैनी का मतलब है एज इट इज, कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड, अलग अलग नहीं बताया जा सकता। ठीक है? bears an uncanny resemblance to the female of bee in size, color and markings. Right? आगे कह रहा है कि the male bee is attracted to what it perceives as a female. perceives का मतलब है जिसे लगता है कि ये फीमेल है। राइट? सूडो कॉपुलेट्स विद द फ्लावर। रियल फीमेल होती तो कॉपुलेट्स विद द फीमेल, लेकिन फ्लावर बोल रहा है इसलिए सूडो कॉपुलेट्स विद द फ्लावर। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? सूडो कॉपुलेशन इज डस्टेड विद पोलन फ्रॉम द फ्लावर। आगे कह रहा है कि व्हेन दिस सेम बी, ऊपर वाले फिग और वास्प के केस में उसने सेम डिफरेंट कुछ नहीं बोला था, यहां पर बोल रहा है क्या? व्हेन दिस सेम बी सूडो कॉपुलेट्स विद another flower, it transfers the pollen to it and thus pollinates the flower. अब यहां तक की कहानी में ये तो समझ में आ गया कि ऑर्किड का हो गया पॉलिनेशन। ऑर्किड का क्या हो गया?
बी को क्या मिला क्या नहीं मिला उसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया, बस यही बताया है कि उसके साथ हुआ है धोखा। क्या हुआ है? मतलब ना तो कोई फायदा है और ना ही कोई नुकसान है, होना चाहिए क्या? कमेंसलिज्म। लेकिन कहां पढ़ रहे हैं? अब ये ट्विस्ट कौन जनरेट किया था? एनसीईआरटी। कौन क्लियर करेगा? आगे एनसीईआरटी कह रही है कि हियर यू कैन सी हाउ कोइवोल्यूशन ऑपरेट। पहले उसने कहा कि नॉट ऑल ऑर्किड ऑफ रिवॉर्ड, पूरी कहानी बता दी। रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है तो कमेंसलिज्म होना चाहिए। फिर काहे म्यूचुअलिज्म में पढ़ रहे हैं? इसलिए बोल रहा है कि हियर यू कैन सी हाउ कोइवोल्यूशन ऑपरेट। कैसे हो रहा है? if the female bees color pattern change even slightly for any reason during evolution, the pollination success will be reduced. कब तक? Unless the orchid flower co-evolves to maintain the resemblance of its petal to the female bee. कब तक ये पॉलिनेशन सक्सेस कम रहेगी? जब तक कि ये प्लांट या ये फ्लावर अपने अंदर भी उसी तरह के चेंजेस को दोबारा से इंड्यूस ना कर। शायद समझ में आया हो। बहुत कठिन चीज चल रही थी क्या? बहुत आसान था भैया, आराम से समझ में आ गया। एक ओवरी के सीड को यूटिलाइज करती है, मल्टीपल फ्लावर से मल्टीपल ओवरीज है। हाइपेंथोडियम बताया है। कोई इवोल्यूशन हम हमेशा ये बस सुन लो बात को, एक जनरल सा कंफ्यूजन है। कोई इवोल्यूशन हम बोलते हैं कि दोनों के पार्ट पर होना चाहिए, लेकिन एक के पार्ट पर भी हो सकता है। अगर कोई एक स्पीशीज दूसरे के साथ रहने के लिए अपने अंदर चेंज इंड्यूस कर रही है तो ये उसके अकॉर्डिंग को इवॉल्व हो रही है। मतलब सिंगल स्पीशीज के पार्ट पर भी आप कोई इवोल्यूशन को एक्सटिंक्शन बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग ऑर्किड और बी की बात करेंगे तो ऑर्किड और बी के केस में अगर ऑर्किड एक्सटिंक्ट हो जाए तो बी को फर्क नहीं पड़ेगा। ऑर्किड अगर एक्सटिंक्ट हो गया तो बी को क्या फर्क पड़ रहा है? फीमेल तो है ही सही ना, वैसे ही उसको कोई फायदा नहीं हो रहा, राइट। अब यहाँ पर अगर बी एक्सटिंक्ट हो जाए तो उसका पॉलिनेशन रुक जाएगा। इसका मतलब को एक्सटिंक्शन केवल प्लांट के पार्ट पर है, को इवोल्यूशन भी केवल प्लांट के पार्ट पर है। कि अगर फ्लावर में चेंज हुआ तो फीमेल बी में चेंज नहीं होगा, लेकिन फीमेल बी में चेंज हुआ तो फ्लावर में चेंज। ठीक है? नहीं, नहीं। ठीक है, चलिए भैया, ये खत्म हुआ आपका म्यूचुअलिज्म। सीड डिस्पर्सल का, सीड डिस्पर्सल कैसे? हमने आम तोड़ा, खरीदा, खाया, गुठली फेंक दी, सीड डिस्पर्सल हुआ। हम भी तो सीड डिस्पर्सल कर ही रहे। ठीक है, चलिए। हाँ, 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 वही वाली बी की स्पीशीज के साथ ही तो रिजेम्बलेंस शो कर रहा है। नहीं करेगा ना, गारंटीड पॉलिनेशन उससे ही हो रहा है, मेल वही वाला आएगा। चलिए जी, नेगेटिव इंटरेक्शन स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव इंटरेक्शन में पहला आ रहा है एक्सप्लॉइटेशन। भाई साहब, भयंकर इंपॉर्टेंट, और मैं आपको प्रायोरिटाइज करके बता देता हूं कि सबसे ज्यादा संभावना क्वेश्चन की कहां से रहती है? कंपटीशन, राइट। उसके बाद प्रिडेशन, उसके बाद म्यूचुअलिज्म, उसके बाद पैरासिटिज्म, राइट। लेकिन पिछले 2-3 साल से एग्जामिनर अमेंसलिज्म से मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। वो बार बार अमेंसलिज्म ही पूछ रहा है। एंटीबायोटिक वाले क्वेश्चन से उसने कहानी शुरू की थी, तो वो आज तक सिलसिला जारी है, राइट। एक्सप्लॉइटेशन की बात करें तो एक्सप्लॉइटेशन एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीशीज को फायदा होता है और दूसरे स्पीशीज को नुकसान होता है। जिस स्पीशीज को फायदा हो रहा है वो स्पीशीज साइज में बड़ी या छोटी हो सकती है, या जिस स्पीशीज को फायदा हो रहा है वो स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को मार भी सकती है और बिना मारे भी उससे फायदा ले सकती है। ठीक। एक्सप्लॉइटेशन में इसी वजह से हम लोग दो तरह के इंटरेक्शन बताते हैं बेटा। एक तो होता है प्रीडेशन, क्या है बेटा? और दूसरा है पैरासिटिज्म। कौन कौन सा बेटा? प्रिडेशन एंड पैरासिटिज्म। प्रिडेशन भी एक तरह का प्लस माइनस इंटरेक्शन है और पैरासिटिज्म भी एक तरह का प्लस माइनस इंटरेक्शन है। मतलब दोनों ही इंटरेक्शन में एक स्पीशीज को फायदा होता है और दूसरी स्पीशीज को नुकसान होता है। स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले प्रिडेशन के बारे में। अगर हम प्रिडेशन की बात करें तो प्रिडेशन में एक को फायदा है और दूसरे को नुकसान है। जिस ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है वो यूजुअली साइज में बड़ा होता है,
और जिस ऑर्गेनिज्म को नुकसान होता है वह यूजुअली साइज में छोटा होता है। जिस ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है उस ऑर्गेनिज्म को हम प्रीडेटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? और जिस ऑर्गेनिज्म को नुकसान होता है वह स्पीशीज प्रे स्पीशीज कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? मैं फिर कह रहा हूं कि फ्लो आपको अगर समझ में आ गया तो आपको टिप्स तो पूरा का पूरा याद हो जाएगा। और मैं कह रहा हूं अभी के अभी आपको एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी यही इसी क्लास में याद होगी, आपकी क्लास खत्म होने के पहले पहले। राइट? बस आप उसी तरह से कंसंट्रेशन से सुनते हुए चलिएगा। हमने कहा बड़े ऑर्गेनिज्म को फायदा है, छोटे ऑर्गेनिज्म को नुकसान है। क्या है? प्रिडेशन। बड़ा ऑर्गेनिज्म क्या है? छोटा ऑर्गेनिज्म। जब भी हम प्रिडेशन की बात करते हैं तो प्रिडेशन को समझाने के लिए हम लोग एक लाइन में इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि प्रिडेशन इज एक्चुअली कैच, किल एंड ईट टाइप ऑफ इंटरेक्शन। कैसा है बेटा? कैच, किल एंड ईट टाइप ऑफ इंटरेक्शन, मतलब ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को पकड़कर मारकर खा जाती है। मतलब शिकार करके खाने वाली जो प्रक्रिया है वो किसमें मिलेगी? समझ में आई बात? जब एक स्पीशीज खुद पकड़कर मारकर खा रही है वह प्रिडेशन है। मरा हुआ खाने वाला प्रिडेटर नहीं होता, वह स्कैवेंजर या डीकंपोजर या डेट्राइटिवोर होगा। राइट? मारकर खाने वाला प्रिडेटर, मरा हुआ खाने वाला स्कैवेंजर, डीकंपोजर या डेट्राइटिवोर होगा। आ गई बात समझ में? कैच, किल एंड ईट टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज सीन इन प्रिडेशन। समझ में आ गई बात? क्या सेम स्पीशीज पर कैसे होगा यार? कैनाबलिज्म बहुत हर किसी में नहीं होता है, बहुत रेयरेस्ट या बहुत कम स्पीशीज में देखा जाता है। हम कॉमनली नेचर की बात कर रहे हैं। इन जनरल पेड़ के ऊपर फीड करने वाले फ्रूगीवोर्स, ट्री ड्वेलर्स, उस केस में ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना? लेकिन इन जनरल जो प्रीडेटर है वो साइज में बड़ा होता है और प्रे साइज में छोटा होता है। ठीक, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा गया है ऐसा इंटरेक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म व्हिच इज लार्जर इन साइज इज बेनिफिटेड, स्मॉलर इज हार्म्ड। प्रीडेशन। स्मॉलर इज बेनिफिटेड, लार्जर इज हार्म्ड पैरासिटिज्म। ठीक है, इसलिए ये बताना पड़ता है। राइट? आइए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर प्रीडेशन के बारे में। बात आती है एनसीईआरटी की। ठीक, एनसीईआरटी में एक एक लाइन एक एक शब्द आपको क्लियर होनी चाहिए। अब एनसीईआरटी ने हर चीज को लिखने के पहले माहौल बनाया है। प्रीडेशन जहां पर इसने शुरू किया है उस प्रीडेशन में शुरुआत में इसने 5-6 लाइनों का एक पैराग्राफ लिखा है जिसमें उसने इंटरेक्शंस को समझाने की कोशिश की है। एनसीईआरटी ने शुरुआत में लिखा है कि व्हाट वुड हैपन टू द एनर्जी फिक्स्ड बाय ऑटोट्रॉफ इफ देयर वर नो एनिमल्स टू ईट देम। एनसीईआरटी ने शुरुआत वाली लाइन में क्या लिखा है कि व्हाट वुड हैपन टू द एनर्जी फिक्स्ड बाय प्लांट्स इफ देयर वर नो एनिमल्स टू ईट देम। अगर प्लांट पर फीड करने वाले एनिमल्स नहीं हुए तो उस सारी एनर्जी का क्या होगा जो कि प्लांट ने फिक्स की है? तो भैया एनर्जी फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। एनर्जी फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में लीस्ट डाइवर्सिटी होने की वजह से ऐसी कम्युनिटी सरवाइव नहीं कर पाएगी। राइट? या फिर यूं कह सकते हैं कि प्लांट का लाइफ स्पैन खत्म होने पर ये एनर्जी और मिनरल्स वापस से नेचर में ही समाहित हो जाते हैं। आ गई बात समझ में? फिर इस बात को क्लियर करने के लिए उसने आगे लिखा है कि प्रीडेशन इज देयरफॉर द नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग द एनर्जी टू हायर ट्रॉफिक लेवल दैट इज फिक्स्ड बाय द प्लांट्स। मतलब नेचर का अपना तरीका है एनर्जी को हायर ट्रॉफिक लेवल पर पहुंचाने का और उसको हम लोग कहते हैं प्रीडेशन। क्या कहते हैं? अब प्रीडेशन सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले आता है कि इफ we think of predation it is a deer and a tiger that readily comes to our mind। जब भी हम प्रिडेशन के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में यही आता है कि जब एक टाइगर किसी डियर को पकड़कर मारकर खा रहा है। बट अ स्पैरो ईटिंग सीड इज नो लेस अ प्रीडेटर। एक स्पैरो जो कि सीड पर फीड कर रही है वो भी किसी प्रीडेटर से कम नहीं है। समझ में आ गई बात? बोले सर स्पैरो को हम लोग प्रीडेटर क्यों कह रहे हैं? अगर वो सीड खा रही है तो सीड एक्चुअल में क्या है? प्रोटोप्लाज्म ही है जिसमें लेस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पाई जा रही है। अगर कंडीशन फेवरेबल मिलेगी तो जर्मिनेट होकर नया प्लांट बनाएंगे। इसका मतलब अगर उसने पूरा उसको खा लिया है तो वो एक एंटिटी को पकड़कर मारकर खा गई है। इसका मतलब इसका क्या चल रहा है? प्रिडेशन चल रहा है। क्या चल रहा है? तो स्पैरो भी एक तरह की क्या हो गई है? प्रिडेटर हो गई। आ गई बात समझ में? अब आगे एनसीईआरटी ने इस बात को सफाई देने की कोशिश की है कि ऑल्दो हर्बीवोर्स आर डिफरेंटली कैटेगराइज्ड एज predators but in are differently categorized in the ecosystem but
in a broad ecological context they are not very different from predators. मतलब herbivores are also predators. herbivores भी क्या है? predators. आ गई बात समझ में? अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यार ग्रेजर और ब्राउजर जो होते हैं वो प्रीडेटर है या नहीं है, क्योंकि वो हर्बीवोर है तो हम लोग उसको किस में रखेंगे? प्रीडेटर में रखेंगे। ठीक, तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि यार एक ऑर्गेनिज्म है जो कि ग्रेजिंग कर रहा है, तो बताइए कौन सा इंटरेक्शन चल रहा है? हम कहेंगे प्रिडेशन चल रहा है। क्या चल रहा है? लेकिन उसी के साथ एग्जामिनर कई बार स्मार्ट वर्क करते हुए एक दूसरा प्रश्न पूछ लेता है कि एक फील्ड के अंदर माइल्ड ग्रेजिंग चल रही है। क्या चल रही है? माइल्ड ग्रेजिंग चल रही है। अब माइल्ड ग्रेजिंग और ग्रेजिंग में फर्क बता देता हूँ। ग्रेजिंग में पकड़कर उखाड़ कर खा गया, माइल्ड ग्रेजिंग में ओनली टिप ऑफ द प्लांट पर फीडिंग हुआ है। इसका मतलब है कि मान लीजिए ये फ्लोर है और यहाँ पर ग्रास ग्रो कर रही है, राइट बच्चे? यहाँ पर जब ये ग्रास ग्रो कर रही है तो इसमें ऊपर ऊपर से अगर प्लांट ने फीड किया है तो ऊपर ऊपर से हटाने की वजह से रिमूवल ऑफ एपिकल डोमिनेंस क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ एपिकल डोमिनेंस। बोले तो ऑक्सिन का इफेक्ट खत्म हो रहा है। ऑक्सिन का इफेक्ट खत्म होगा तो लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ इंड्यूस होगी। इसका मतलब है कि अगर माइल्ड ग्रेजिंग होगा तो रिमूवल ऑफ एपिकल डोमिनेंस इंड्यूसेस द ग्रोथ ऑफ लेटरल ब्रांच। इसका मतलब माइल्ड ग्रेजिंग होने पर प्लांट को नुकसान हो रहा है कि फायदा? जब भी माइल्ड ग्रेजिंग हो रही होगी तो जो ऑर्गेनिज्म है या जो एनिमल इस पर ग्रेज कर रहा है, क्या उसको फूड मिल रहा है? साथ के साथ प्लांट की ग्रोथ भी इंड्यूस हो रही है, दोनों को फायदा हो रहा है। लेकिन क्या ये 1-to-1 इंटरेक्शन है? ये 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं होने की वजह से ये एक नॉन ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म है। क्या है ये? एक नॉन ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म, जिसको आप प्रोटो कोऑपरेशन भी कह सकते हो और फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म भी कह सकते हो। प्लीज माइंड इट, ग्रेजिंग लिखा है तो प्रिडेशन जाएगा, माइल्ड ग्रेजिंग लिखा है तो प्रोटो कॉपरेशन या नॉन ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म या फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म जाएगा। हर्बीवोर प्रीडेटर ही हैं, जैसे कि स्पैरो जो ईट कर रही है सीड को, तो सीड एक प्लांट एंटिटी तो है, उसको पकड़कर मारकर खा गई, मतलब प्लांट खत्म। क्या चल रहा है? प्रिडेशन चल रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोगों ने बात की है प्रिडेशन के बारे में। प्रिडेशन में एक ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान। जिस ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा है वो कहलाता है प्रीडेटर। क्या कहलाता है बेटा? अब बात करते हैं एनसीईआरटी की थ्योरी के बारे में। अब जो एनसीईआरटी ने पहले पैराग्राफ के बाद पूरी थ्योरी लिखी है, उस थ्योरी में उसने 4 प्रॉपर्टीज तो प्रीडेटर की लिखी है और 4 प्रॉपर्टीज प्रे की लिखी है। हेलो, 4 प्रॉपर्टीज प्रीडेटर की, 4 प्रॉपर्टीज प्रे की। वो 4 प्रॉपर्टीज अगर चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गए तो आपको पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी। बोल बेटा। फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म, तीसरा नॉन ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। चलिए, तो प्रीडेटर और प्रे दोनों की 4 प्रॉपर्टीज, राइट? बहुत आसान है। मैं फिर कह रहा हूं, इतनी लंबी चौड़ी जो थ्योरी है वो आपको देखने में इतनी लंबी चौड़ी लग रही होगी, लेकिन आपको पूरी कहानी जैसे ही समझ में आएगी आप आराम से उसको कर लेंगे, राइट? एक एक बंदे का ध्यान इधर ही होना चाहिए भैया, और एक एक लाइन आपको क्लियर होती चली जानी चाहिए। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कितनी प्रॉपर्टीज? प्रे की कितनी? सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं प्रीडेटर। प्रीडेटर के बारे में सबसे पहली प्रॉपर्टी एनसीईआरटी कहती है कि प्रीडेटर्स एक्ट एज conduits of energy transfer across the trophic levels। एनसीईआरटी ने लाइन तो वैसे ग्रामेटिकली लिखने के लिए ऐसा लिखा है कि बिसाइड एक्टिंग एज द conduit of energy transfer across the trophic levels, predator play other important roles also। अरे हाँ कि ना? लेकिन हमें मेनली प्रॉपर्टी पर एम्फेसाइज करना है, इसलिए हमने कह दिया कि प्रीडेटर एक्ट एज conduits of energy transfer across the trophic levels। अब बात आती है कि यार ये सर conduit का मतलब क्या होता है? conduit का सबसे बेहतरीन या इजीएस्ट मीनिंग अगर हम बताएं तो इट इज चैनल्स। क्या है बेटा? ये चैनल है, ठीक है? दे एक्ट एज द चैनल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस द ट्रॉफिक लेवल्स। अक्रॉस द, बोले सर कैसे ये चैनल की तरह काम करते हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा।
मैंने जब से इकोलॉजी स्टार्ट किया है तब से आपको बार बार पहले लेक्चर से लेकर आज तक में कई बार मैंने ये बात बोली है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब है नेचर के अंदर जब भी कोई इकोसिस्टम सरवाइव कर रहा होगा तो उसमें किसका होना जरूरी है? प्लांट्स का। प्लांट से एनर्जी जा रही है प्राइमरी कंज्यूमर के पास, यहाँ से जा रही है सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, यहाँ से जा रही है टॉप कंज्यूमर के पास। बोलो बच्चे, यहाँ पर जो प्लांट है उस प्लांट के ऑर्गेनिक मैटर पर किसने फीड किया? प्राइमरी कंज्यूमर पर, सेकेंडरी कंज्यूमर पर। इसका मतलब क्या प्राइमरी सेकेंडरी ने खुद ने एनर्जी बनाई थी क्या? बनाई किसने? और यही एनर्जी अल्टीमेटली किसके पास पहुंची? समझ में आ गई बात? अब प्लांट की एनर्जी पहले गई किसके पास? यहां से। मतलब प्लांट की एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर के पास क्या प्राइमरी कंज्यूमर से होकर गई? प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर है एंड हर्बीवोर्स आर प्रीडेटर। इसका मतलब प्लांट की एनर्जी को सेकेंडरी कंज्यूमर पर पहुंचाने के लिए इस प्राइमरी कंज्यूमर ने चैनल की तरह काम किया है। और ये चैनल कौन बना? प्रीडेटर एक्ट एज द conduit of energy transfer across the trophic levels। समझ में आई बात? यही फंडा अगले वाले पर भी लागू होगा कि यही वाली एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर से किसके पास? सेकेंडरी कंज्यूमर से किसके पास? प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों क्या है? प्रीडेटर हैं। और क्या ये दोनों प्लांट की एनर्जी को टॉप कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए चैनल का काम कर रहे हैं? Predator act as the conduit of energy transfer across the trophic levels। आ गई बात समझ में? बिल्कुल बिल्कुल देखा था। यही तो बताया था मैंने आपको कि all symbiotic species are critical link species but all critical link species are not symbiotic। बिल्कुल यही चल रहा है क्योंकि conduit की तरह ये काम करते हैं। ठीक है। हाँ कौन सा? हाँ हाँ हो रहा है ना, हो रहा है ना। फिर क्या चाहता है? प्लांट का प्रेडेटर हुआ, स्पैरो प्रेडेटर हुआ, हर्बीवोर प्रेडेटर हुआ। बाहर मतलब क्लास के बाद पूछ लेना। भाई सोचता रहा बाहर भगा दिया यार। चलिए जी, यहां तक की कहानी समझ में आई। चलिए सेकंड, 4 प्रॉपर्टीज बतानी है। पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। कभी भी कोई पूछ ले सोते जागते कि भैया प्रेडेटर की मेन प्रॉपर्टी बता, एक्ट एज द conduit ऑफ एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस द ट्रॉफिक लेवल्स। क्या एग्जांपल समझ में आ गया? आगे एनसीईआरटी कहती है कि दे कीप द प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। इसका मतलब दे कंट्रोल द प्रे पॉपुलेशन। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? कंट्रोल्स द प्रे पॉपुलेशन। एनसीईआरटी के एग्जांपल पर बाद में आऊंगा, पहले एक एग्जांपल जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। याद कीजिए, लायन एज अ कीस्टोन स्पीशीज। लायन एज कीस्टोन स्पीशीज मैंने आपको बता दिया था कि प्लांट के ऊपर काउ डियर रैबिट फीड करते हैं, काउ डियर रैबिट, और उनके ऊपर फीड कर रहा था लायन। जब लायन को हटाया था तो काउ डियर रैबिट के ऊपर से प्रीडेटर चेक खत्म हुआ था, जिसकी वजह से इनका नंबर बहुत तेजी से बढ़ा था। लायन के होने पर बढ़ रहा था क्या? क्यों नहीं बढ़ रहा था? बिकॉज प्रीडेटर कंट्रोल्स द प्रे पॉपुलेशन। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई? बोले सर कैसे इसकी पॉपुलेशन कंट्रोल करता है? अरे भैया जिसका नंबर बढ़ेगा वही आसानी से पकड़ा ही में आएगा। इसका मतलब उसकी पॉपुलेशन नेचुरली ही कंट्रोल होती चली जाएगी। लेकिन अगर वो प्रेडेटर होगा ही नहीं तो वो इनॉर्मसली ग्रो करेगा और कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर होकर बाकी का एलिमिनेशन कॉज करेगा। आ गई बात समझ में? इसका मतलब प्रेडेटर हेल्प इन कंट्रोलिंग द प्रे पॉपुलेशन। अब एनसीईआरटी ने जब ये लिखा है तो एनसीईआरटी इसका एग्जांपल देखकर भी समझाएगी बेटा। एनसीईआरटी ने यहाँ पर एग्जांपल लिया है प्रिकली पियर कैक्टस का। किसका बेटा? प्रिकली पियर कैक्टस का, राइट। अगर हम प्रिकली पियर कैक्टस की बात करें तो प्रिकली पियर कैक्टस एक्चुअल में एक ओपनशिया है, नागफनी जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, यस, नागफनी जिसको कहा जाता है वह है प्रिकली पियर कैक्टस। ठीक। अब प्रिकली पियर कैक्टस के बारे में एनसीईआरटी ने जो कहानी लिखी है वो हमको वैसे भी ऑलरेडी पता ही है। एनसीईआरटी ने बताया है कि इन अर्ली 1920s, कब की बात है?
अर्ली 1920s। कहाँ की बात है? ऑस्ट्रेलियन रेंज लैंड्स की। कहाँ की? ऑस्ट्रेलियन रेंज लैंड्स की। रेंज लैंड है ग्रासलैंड्स। रेंज लैंड क्या है? ठीक। इन ऑस्ट्रेलियन रेंज लैंड्स में इंट्रोड्यूस करवाया गया प्रिकली पियर कैक्टस को। किसको इंट्रोड्यूस करवाया गया? प्रिकली पियर कैक्टस को। अब समझना बात को ध्यान से, प्रिकली पियर कैक्टस वाज इंट्रोड्यूस्ड, मतलब ये वहां का रेजिडेंट नहीं था। अगर रेजिडेंट नहीं था इसका मतलब है ये एक्सोटिक स्पीशीज है। कैसा है? और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इफ अ एक्सोटिक स्पीशीज इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन एरिया इट बिकम्स इनवेसिव। इनवेसिव का मतलब होता है आक्रामक हो जाना। इनवेसिव का मतलब क्या है? ये इन्वेजिव हो जाती है और वहां पर इनॉर्मसली स्प्रेड करके वहां के इंडिजिनस फ्लोरा फौना को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। यही प्रिकली पियर कैक्टस ने भी किया। क्योंकि ये वहां पर एक एक्सोटिक स्पीशीज थी, ये मिलियंस ऑफ हेक्टेयर रेंज लैंड्स के अंदर फैल गई और वहां के इंडिजिनस फ्लोरा फौना को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। राइट। अब अगर यहाँ पर इसका नेचुरल प्रेडेटर होता तो क्या ये इतना तेजी से बढ़ पाती? इसलिए इसके नेचुरल हैबिटेट से इसके नेचुरल प्रेडेटर को लाया गया, तब जाकर इसको कंट्रोल किया जा सकता। इसका नेचुरल प्रेडेटर था एक कैक्टस फीडिंग मॉथ। कौन था बेटा? कैक्टस फीडिंग मॉथ, जिसका नाम था कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम। अभी लिखवाऊंगा आपको। अभी केवल मैं वो बात कर रहा हूं जो एनसीईआरटी ने लिखी है। राइट। अभी इसमें कई सारे ग्लिचेस हैं, इस वजह से मैं आपको पहले वो सारी कहानी सुना रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छा फील आए कि हाँ यार ये मुझे पता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या नहीं पता है। राइट। यहां तक की कहानी क्लियर? 1920s में ऑस्ट्रेलियन रेंज लैंड्स के अंदर इंट्रोड्यूस प्रिकली पियर कैक्टस एक्सोटिक होने की वजह से मिलियंस ऑफ हेक्टेयर रेंज लैंड में फैल गया, हैवोक क्रिएट किया, इसलिए इसके नेचुरल हैबिटेट से नेचुरल प्रेडेटर को लाया गया, तब जाकर इसको कंट्रोल किया जा सकता है। यही कहानी है। राइट। कहानी है 1920s की। ठीक। किसको लाया गया? प्रिकली पियर कैक्टस को लाया गया। कहां से लाया? समझ रहे हो बात को? इसको लाया गया साउथ अमेरिका से। कहां से लाया गया? साउथ अमेरिका। पहला प्रश्न क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न आता है कि सर क्यों लेकर आए? क्योंकि इनको तो पता था कि एक्सोटिक है। अरे हाँ कि ना? इनको पता था कि एक्सोटिक है, फिर क्यों लेकर आए? इसलिए लेकर आए फॉर नेचुरल फेंसिंग, नॉट एक्सपेरिमेंट। किस लाए गए थे? नेचुरल फेंसिंग। फेंसिंग समझते हो क्या? खेतों के चारों तरफ हम लोग बाड़ाबंदी करते हैं, वो कहलाती है फेंसिंग। अब फेंसिंग ये आर्टिफिशियल नहीं करना चाहते थे, रेंज लैंड को हर्बीवोर से प्रोटेक्ट करना था, ताकि हर्बीवोर्स उन खेतों में या उन रेंज लैंड्स के अंदर घुस ना पाए। इसलिए उन्होंने आर्टिफिशियल न लगाकर उन्होंने सोचा कि यार यहाँ पर नेचुरल फेंसिंग की जाए। क्या की जाए? अब नेचुरल फेंसिंग अगर यहीं के प्लांट की करेंगे तो हर्बीवोर उनको भी निपटा जाएंगे। इस वजह से ऐसा प्लांट लगाया जाए जिसको यहाँ के हर्बीवोर ना खा पाए। बस यहीं पर गलती होगी। वो दूसरी जगह से उस प्लांट को ले आए जिसका कोई नेचुरल प्रेडेटर था ही नहीं। हेलो। फेंसिंग तो हो गई लेकिन इसने धूम मचा दी। अरे आई बात समझ में? ये मिलियंस ऑफ हेक्टेयर रेंज लैंड में फैल गया। हर्बीवोर छोड़ो, इसमें ग्रास को ग्रो करने की जगह नहीं छोड़ी। जिसको बचाने के लिए लाए थे उसी को निपटा डाला। अरे आ गई बात समझ में? इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने, इसको रोकने के लिए इसके नेचुरल हैबिटेट्स कहां से? साउथ अमेरिका से इसका नेचुरल प्रीडेटर एक कैक्टस फीडिंग मॉथ लाया गया जिसका नाम था कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम। किसको लाया गया? कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम को लाया गया। यहां तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर है? तब जाकर इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सका। इसका मतलब ये बात प्रूफ करती है कि जब कोई स्पीशीज इन्वेजिव हो जाती है तो उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए चाहिए कौन? नेचुरल प्रीडेटर। क्लियर हो गई ये बात? एक एक लाइन समझ में आई? कहानी दोबारा से मुझे सुनाइएगा। हाउ टू एक्सप्लेन द कंट्रोल ऑफ प्रे पॉपुलेशन। कहानी कब की है? अर्ली 1920s की। कहां की है? ऑस्ट्रेलियन रेंज लैंड्स की है। वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया प्रिकली पियर कैक्टस को। कहां से लाए? क्यों लेकर आए? नेचुरल फेंसिंग के लिए लेकर आए।
समझ में आ गई बात? लेकिन क्या ये प्रिकली पियर कैक्टस यहाँ की एक्सोटिक स्पीशीज थी? इसलिए ये बहुत कम समय में ही मिलियंस ऑफ हेक्टेयर रेंज लैंड में फैल गई एंड इट कॉज्ड हैवॉक। हैवॉक का मतलब होता है ब्लंडर, तबाही मचा देना, राइट? इट कॉज्ड हैवॉक इन दैट पर्टिकुलर एरिया। इसलिए इसकी ग्रोथ को रोकने के लिए नेचुरल प्रेडेटर की जरूरत पड़ी बेटा। इसलिए इसके नेचुरल हैबिटेट से इसका नेचुरल प्रेडेटर कैक्टस फीडिंग मॉथ, क्या नाम था? इसको लाया गया, तब जाकर उस प्रिकली पियर कैक्टस के स्प्रेडिंग को रोका जा सका। दिस प्रूव्स दैट प्रेडेटर इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द प्रे पॉपुलेशन। शायद बात समझ में आई हो। 100% क्लियर? इस बात को समझाने के बाद एनसीईआरटी ने 2 लाइन की एक इंफॉर्मेटिव चीज भी दी है। एनसीईआरटी ने आगे लिखा है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स अडॉप्टेड इन एग्रीकल्चरल पेस्ट कंट्रोल आर आल्सो बेस्ड ऑन एफिशिएंसी या एबिलिटी ऑफ प्रेडेटर्स। राइट? सुनना ध्यान से, बहुत अच्छा लिखा हुआ है यार। एनसीईआरटी कह रही है कि जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स हम लोग एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल में यूज करते हैं वो भी प्रेडेटर की एफिशिएंसी एबिलिटी पर डिपेंड करता है। समझिएगा, आज के जमाने में अगर कहीं पर भी इंसेक्ट या पेस्ट हो जाते हैं तो उनके लिए हम लोग इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं। लेकिन पुराने जमाने में जब ये प्रैक्टिसेस प्रेवलेंट नहीं थी, उस समय पर खेतों में बिल्लियां और सांप छोड़े जाते थे। शायद आपने सुना हो, बिल्लियां और सांप स्ट्रिक्ट कार्निवोर्स हैं, ये कभी भी प्लांट पर फीड नहीं करते। ऐसे एनिमल्स को सेलेक्ट किया जाता था, अगर इनको भी ये हर्बीवोरी भी शो करते तो ये फसल निपटा देते, बाकी तो दूसरे बाद में निपटाते। अरे हाँ कि ना? बिल्लियां और सांप छोड़ने से फायदा क्या हुआ कि सांप जो है वो इंसेक्ट और रोडेंट दोनों को खा रहे थे, और ये जो बिल्लियां हैं ये रोडेंट्स और पेस्ट दोनों को किल कर रहे थे। इसका मतलब है क्या यहाँ पर पेस्ट का कंट्रोल प्रीडेशन से हो रहा है? सुनना ध्यान से, क्या यहाँ पर केमिकल का यूज हुआ? एनिमल ने एनिमल को मारा, बायोलॉजिकल एंटिटी ने बायोलॉजिकल एंटिटी का कंट्रोल किया। इट इज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। क्या है? बायोलॉजिकल कंट्रोल। बढ़िया अंग्रेजी में जमा जमा के लिख दो तो एनसीईआरटी की लाइनें बन जाती हैं। क्या कह रहा है? सुनिएगा ध्यान से, मत देखो उसको, मुझे याद है, आप तो सुनो और फील करो, ठीक? बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स अडॉप्टेड इन एग्रीकल्चरल पेस्ट कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स अडॉप्टेड इन एग्रीकल्चरल पेस्ट कंट्रोल, बिल्ली और सांप छोड़ देना, are based on the ability of predator, are based on the ability of to control the prey population। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? 2 प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई। प्रीडेटर की पहली प्रॉपर्टी क्या थी? conduit of energy transfer across the trophic। दूसरी क्या है? controls the prey population। अगर प्रीडेटर ज्यादा एफिशिएंट नहीं हुआ तो वो जो अपना पेट भरने के बाद छोड़ देगा, अगर वो एफिशिएंट हुआ तो वो उन सब की किलिंग कॉज करेगा। ज्यादा फीडिंग होगी, ज्यादा कंट्रोलिंग हो सकेगी, ठीक है? हाँ है बेटा, जरूरी नहीं है। टॉप कंज्यूमर जहां पर फूड चेन खत्म हो जाएगी दैट विल नॉट एक्ट एज अ कॉन्ड्यूट। लेकिन ब्रॉड इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो डीकंपोजर के पास यहां से एनर्जी आती है, राइट? लेकिन डीकंपोजर प्रीडेशन के थ्रू नहीं जा रहा है, वहां पर मरने के बाद जा रही है एनर्जी। हाँ बेटा बोलो। ब्रॉड इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट मतलब इकोलॉजी में या नेचर में हम व्यापक रूप से बड़े स्तर पर इसको क्या कह सकते हैं? प्रीडेटर कह सकते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टी आ रही है भैया प्रीडेटर की, कि प्रीडेटर हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रे स्पीशीज डाइवर्सिटी, मेंटेन्स स्पीशीज डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी। बात नहीं करेंगे, predator help in maintaining the species diversity in community, right? पूरा स्टेटमेंट अभी बोलता हूं, पहले आप एग्जांपल सुनिएगा। एनसीईआरटी वाला नहीं, हमारा वाला एग्जांपल, फिर से वही एग्जांपल, लायनेस की स्टोन स्पीशीज। याद करो, प्लांट, प्लांट के ऊपर काउ डियर रैबिट फीड कर रहे थे, उनके ऊपर फीड करा था लायन, लायन को हटाया था। जैसे ही लायन को हटाया वैसे ही काउ डियर रैबिट का नंबर बढ़ने लगा। बढ़ने की वजह से उनमें से कोई एक सुपीरियर हुआ होगा और कोई एक इंफीरियर हुआ होगा। सुपीरियर इंफीरियर का एलिमिनेशन कर देता है। मैंने आपको शायद बताया भी था कि रैबिट का नंबर बढ़ गया तो वो काऊ और डियर को मारकर भगा सकता है। अरे हाँ कि ना? अगर उसने काऊ और डियर को मारकर भगा दिया तो केवल कौन बचा? रैबिट बचा। जब लायन था तब कौन थे?
काउ, डियर, रैबिट थे, क्योंकि उसने पहले क्या कर रखा था, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रखा था, जिसकी वजह से उनके बीच में कंपटीशन ज्यादा हो रहा था कि लिमिटेड हो रहा था। इसका मतलब प्रीडेटर हेल्प इन मेंटेनिंग द स्पीशीज डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी। कैसे? बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग द कॉम्पिटिंग प्रे स्पीशीज। बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग कॉम्पिटिंग प्रे स्पीशीज। शायद समझ में आया हो। अब यार सर, कंपटीशन को कम कर रहा है कि इंटेंसिटी को? कंपटीशन की इंटेंसिटी को कम कर रहा है। कंपटीशन कम नहीं करता प्रीडेटर। काऊ और रैबिट में जो लड़ाई होगी वो रहेगी, बस ये है कि उनकी सीवियरिटी कम कर देगा। क्यों? अगर सीवियरिटी हुई तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन नजर आना शुरू, एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को मारकर भगाना शुरू कर। तो लायन के रहने पर तीनों थे, लायन को हटाने पर एक रह गया। इसका मतलब प्रीडेटर वाज मेंटेनिंग द प्रे स्पीशीज डाइवर्सिटी इन द टर्म। अरे आ गई बात समझ में? अब चूंकि एनसीईआरटी ने कहा है तो एनसीईआरटी इसका एग्जांपल भी बताएगी। एनसीईआरटी ने इसमें एग्जांपल लिया है पाइसेस्टर स्टारफिश का। किसका बेटा? पाइसेस्टर स्टारफिश। बोर हो रहे हो क्या? समझ में आ रहा है सब? रेस्पॉन्स थोड़ा सा आज बाकी दिनों से कम लग रहा है, डांट दिया इसलिए? अबे जाओ। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। बोले सुबह से शाम तक हमारा यही काम है, ठीक। शाबाश। भाई अभी भी नहीं मान रहा है, ठीक है। अब गेट क्या खुला, तुझे बाहर में तू तब भी कुछ नहीं होगा। अब तो उधर का भी गेट लग गया। चलिए सुनिएगा प्लीज। मेंटेन्स स्पीशी डाइवर्सिटी इन द कम्युनिटी। एग्जांपल लिया हमने किसका? पाइसेस्टर स्टारफिश का। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बात कहां की? सुनना बात, बस बात में शाबाशी देना। कहानी कहां की है? कहानी है ये रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। कहां की बात है? रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। अब होता क्या, बोले यार सर ये लोकेशन याद करनी है क्या? हाँ, अगर याद हो जाए तो आपको याद करनी है, और कोई इसका लोड नहीं लेना ज्यादा। पैसिफिक कोस्ट मतलब पैसिफिक ओशियन का कोस्ट है। कौन सा वाला? अमेरिका की तरफ वाला। अरे हाँ कि ना? और अमेरिका की तरफ वाला जो कोस्ट है, वहां पर जो चट्टाने बिखरी हुई है वो रॉकी एरिया है। और किनारे पर जो चट्टाने होती है वो एक्चुअल में कौन सा है? इंटरटाइडल एरिया। बस उसको अंग्रेजी में बढ़िया जमा जमा के लिख दो तो सोफिस्टिकेटेड लगता है, रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। अरे बात समझ में आई? तो रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में पाइसेस्टर स्टारफिश इज एन इंपॉर्टेंट प्रीडेटर। उन एरियाज के अंदर पाइसेस्टर स्टारफिश एक इंपॉर्टेंट प्रीडेटर होता है, राइट। एनसीईआरटी ने आगे कहा है कि इन अ फील्ड एक्सपेरिमेंट, क्या कहा है? फील्ड एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? लेबोरेटरी के बाहर किया गया एक्सपेरिमेंट। क्या बेटा? लेबोरेटरी के बाहर किया गया एक्सपेरिमेंट। एक तो होता है लैब एक्सपेरिमेंट, एक होता है फील्ड एक्सपेरिमेंट। समझ में आ गई बात? लैब एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? लैब के अंदर जो हुआ है। फील्ड का मतलब क्या है? लेबोरेटरी के बाहर किया गया एक्सपेरिमेंट। कहां कर रहे हैं? इंटरटाइडल एरिया पर कर रहे हैं। अरे समझ में आई बात? इन अ फील्ड एक्सपेरिमेंट व्हेन all Picester starfish were removed from an enclosed area। मैं फिर से बोल रहा हूं, इमेजिनेशन स्ट्रांग रखिएगा। कहानी चल रही है अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट के इंटरटाइडल एरिया की। फील्ड एक्सपेरिमेंट है, मतलब उस इंटरटाइडल एरिया में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अब ये कह रहा है कि जब उस इंटरटाइडल एरिया में एक एनक्लोज्ड एरिया सेलेक्ट किया गया और उसमें से जितने भी स्टार फिशेस थे सबको हटा दिया गया। माइंड इट, पूरे इंटरटाइडल एरिया से नहीं। क्यों? क्योंकि समंदर का किनारा कई किलोमीटर तक फैला हो सकता है। इसलिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक एनक्लोज्ड एरिया बना दिया गया कि भैया हाँ, हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहाँ रहेगा, राइट। और उस एनक्लोज्ड एरिया में से किसको हटा दिया गया? जितने भी पाइसेस्टर स्टारफिश थे उन सबको हटा दिया। तब क्या देखा गया कि विद इन अ ईयर, कितने समय में, more than 10 species of invertebrate got extinct। more than 10 species of invertebrate got extinct। एक स्पीशीज गई कि मल्टीपल गई? मल्टीपल। मोर देन 10 बोल रहे हैं भाई। मोर देन 10 स्पीशीज है तो एक गई कि मल्टीपल गई? अब मल्टीपल गई है, इसका मतलब कंपटीशन एक स्पीशीज में चल रहा था कि मल्टीपल में? इंट्रा था कि इंटर? ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है।
कि पाइसेस्टर स्टारफिश को हटाने की वजह से इनवर्टिब्रेट स्पीशीज का एक्सटिंक्शन किस वजह से हुआ? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन. माइंडेड, इट इज नॉट इंट्रा स्पेसिफिक, इट इज इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन. क्योंकि किसी भी स्पीशीज का एक्सटिंक्शन इंट्रा की वजह से नहीं हो सकता. खुद ही खुद को मार के एक्सटिंक्ट नहीं होते. अरे समझ में आ गई बात, राइट? तो पाइसेस्टर स्टारफिश इज एन इंपॉर्टेंट प्रेडेटर इन रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट. In a field experiment, when all Picester starfish were removed from an enclosed area, more than 10 species of invertebrate got extincted within a year due to interspecific competition. बताओ, समझ में आ गई बात? 3 प्रॉपर्टीज प्रीडेटर की क्लियर हुई. पहली प्रॉपर्टी क्या थी? बिना देखे बोलना है. conduit of energy transfer across the trophy. कोई मजबूरी नहीं है भाई रटने की, ध्यान रखना. कोई मजबूरी नहीं है रटने की, समझ में आनी चाहिए बात कि यार प्रेडेटर की प्रॉपर्टी क्या है कि यार ये एनर्जी ट्रांसफर के चैनल की तरह काम करता है. दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि यार ये प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है. तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि प्रे स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है. कैसे? उनके बीच में हो रहे कंपटीशन की इंटेंसिटी को कम कर. कंपटीशन कम नहीं करता, क्या कम करता है? इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन कम करता है. आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया है. नेक्स्ट. हाँ, जब मैंने बार्निकल ऑन वेल पढ़ाया था तो था क्लास में था. मैंने इंटरटाइडल कम्युनिटी सिखाया है और मैंने कहा था कि ये शब्द मैं आज इसलिए सिखा रहा हूं ताकि मुझे बाद में समस्या ना आए. जिस जगह को देखकर आप ये बता सको कि हाई टाइड है कि लो टाइड है, इज इंटरटाइडल एरिया. अगर पत्थर पानी में डूबे हुए हैं तो हाई टाइड है, बाहर हैं तो लो टाइड. ऐसी जगह जिसको देखकर बता पा रहे वो क्या है? इंटरटाइडल. वहां पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो इंटरटाइडल एरिया में पाए जाते हैं, जिसमें से मेनली बार्निकल्स मिलेंगे आप. ठीक है, चल. हाँ बेटा बोल. पाइसेस्टर स्टारफिश, हाँ बिल्कुल. और ये इस एरिया की कीस्टोन स्पीशीज भी है. क्यों? क्योंकि इस जगह पर ये नंबर और बायोमास में कम है लेकिन इन्फ्लुएंस ऑन द कम्युनिटी ज्यादा है. ये आगे बताता मैं आपको, लेकिन अब तुमने बोल ही दिया तो ले आज सीख लिया. तो पाइसेस्टर स्टारफिश एक तो टॉप कंज्यूमर है ही सही, साथ के साथ वहां की क्या है? कीस्टोन स्पीशीज भी. ठीक, नेक्स्ट. उस एनक्लोज इंटरटाइडल एरिया में, इंटरटाइडल एरिया है, बड़ी फिशेज जो लार्ज फिशेज मिलेंगी वो आपको डेप्थ ऑफ द ओशियन में मिलेगी. उस इंटरटाइडल एरिया की क्या है? ये टॉप कंज्यूमर है. ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट. यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज के बाद चौथी प्रॉपर्टी में एनसीईआरटी कहती है कि प्रीडेटर्स आर मोस्ट प्रूडेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ नेचर. यस, चालाक या समझदार, शाहबाश, क्लेवर, और शुद्ध हिंदी में कहें तो विवेकी. सुनिएगा प्लीज. अब मोस्ट प्रूडेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ नेचर क्यों होते हैं? नेचर के क्यों प्रीडेटर नेचर के मोस्ट प्रूडेंट ऑर्गेनिजम्स क्यों होते हैं? क्योंकि दे नेवर ओवर एक्सप्लॉइट देयर प्रे. ये कभी भी अपने प्रे का ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करते. क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर ये प्रे का ओवर एक्सप्लॉइटेशन करेंगे तो प्रे विल गेट एक्सटिंक्टेड and due to lack of food predator will also get extincted. This is the reason why predator in nature are prudent. predator nature में क्या होते हैं? prudent. 4 प्रॉपर्टीज predator की. बोल, कुछ पूछ रहा है क्या? ठीक. 4 प्रॉपर्टीज predator की. यहां तक की कहानी क्लियर. सबसे पहली प्रॉपर्टी, conduit of energy transfer across the trophic level. दूसरी, controls the prey population. तीसरी, maintains the prey species diversity by reducing the intensity of competition among the competing prey species and most prudent organisms of nature. एनसीईआरटी के शुरुआत वाला जो पेज है वो पूरा का पूरा खत्म हो गया, 233 वाला. आ गई बात समझ में? नेक्स्ट. कुछ पूछ रही हो? हाँ, एक मिनट. नहीं नहीं, ये तो सही से बोला वो बात. और भी तो कारण है, मैंने पहले भी सिखाया. बिल्कुल है ना, और भी कारण है, लेकिन कैमोफ्लेज तो प्रे भी शो करता है. ठीक है, चलिए. अभी तक जो गाना गाया हमने वो गाया किसका? मतलब हमने अभी तक गाई प्रीडेटर गाथा. क्या गाई?
प्रेडेटर गाथा, शिकारी की बात गाई, अरे हाँ कि ना। लेकिन प्रे बेचारा क्या मरने के लिए ही पैदा हुआ है? क्या उसके जीने के कोई अधिकार नहीं है? उसे भी तो वो सारे अधिकार हैं जो दूसरों को हैं। इसका मतलब प्रे भी प्रेडेटर से बचने के लिए अपने अंदर कुछ चेंजेस इंड्यूस कर सकता है। एनसीईआरटी ने लिखा है टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ प्रिडेशन प्रे स्पीशीज हैव आल्सो डेवलप्ड सम अडैप्टेशंस, राइट। अब उनमें से कौन कौन से हैं? सबसे पहला, सम स्पीशीज ऑफ फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स आर क्रिप्टिकली कलर्ड, ब्रैकेट में लिखा है कैमोफ्लेज्ड, अरे हाँ कि ना। क्रिप्टिकली कलर्ड को आपकी एनसीईआरटी हिंदी ने लिखा है आश्चर्यजनक रूप से रंगीन। कि सम स्पीशीज ऑफ फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स आर क्रिप्टिकली कलर्ड। आज एक और एनसीईआरटी पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था गुप्त रूप से रंगीन। ठीक, चलिए जी, शाबाश। तो फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स शो कैमोफ्लेज। बेटा आपने दो टर्म सुनी होंगी, एक होगा कैमोफ्लेज और एक होता है मिमिक्री। सुना है बेटा? क्या दोनों सेम है? दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा? कैमोफ्लेज, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। कैमोफ्लेज की बात करें तो दोनों को एक एक लाइन में ही बता देता हूं। ब्लेंडिंग विद सराउंडिंग्स इज कैमोफ्लेज, टू लुक अलाइक मिमिक्री। समझ में आ गई बात? लेकिन ध्यान रखना, नॉट ओनली ऑर्गेनिज्म, किसी ऑब्जेक्ट जैसा भी दिख सकता है। ठीक है, मिमिक्री ऑब्जेक्ट की भी हो सकती है और ऑर्गेनिज्म की भी हो सकती है। एंड कैमोफ्लेज इज द ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग्स। यहां तक की बात क्लियर? मैंने कहीं मिमिक्री पढ़ाया है? पढ़ाया है? अरे पढ़ाया है क्या? अरे वन petal of its flower bears an uncanny resemblance in size, color and marking with the female bee. इसका मतलब है इट इज लुकिंग लाइक द फीमेल बी ऑफ फ्रिस ऑर्किड शोज मिमिक्री। क्या शो करता है? अब एग्जामिनर यहीं पर गेम खेलता है, और वो क्या गेम खेलता है कि विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स आर द प्रॉपर्टीज शोन बाय ऑफरिस ऑर्किड, या विच अमंग द फॉलोइंग पेयर प्रॉपर्टीज आर शोन बाय द पॉलिनेटर इंसेक्ट। तो अगर वो आपसे ऑफरिस ऑर्किड बोलता है तो दो प्रॉपर्टीज, सेक्सुअल डिसीट एंड मिमिक्री, ये दोनों प्लांट की प्रॉपर्टीज है। हेलो। इंसेक्ट की प्रॉपर्टीज में पॉलिनेशन एंड सूडो कॉपुलेशन। इंसेक्ट क्या शो कर रहा है? पॉलिनेशन एंड सूडो कॉपुलेशन। प्लांट क्या शो कर रहा है? मिमिक्री एंड सेक्सुअल डिसीट। दोनों चीजें अलग अलग पता होनी चाहिए, वरना लोग सेक्सुअल डिसीट को कई बार इंसेक्ट का समझ लेते हैं, लेकिन धोखा उसके साथ हुआ है, किया किसने? इसलिए इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट। समझ में आई बात? नेक्स्ट, एनसीईआरटी ने लिखा है कि सम स्पीशीज ऑफ फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स आर क्रिप्टिकली कलर्ड। क्यों? टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजीली बाय द प्रेडेटर्स। प्रेडेटर से डिटेक्ट होने से बचने के लिए वो क्या शो करते हैं? कैमोफ्लेज शो करते हैं। आ गई बात समझ में? दूसरी प्रॉपर्टी एनसीईआरटी ने प्रे स्पीशीज की लिखी है कि प्रेडेटर से बचने के लिए सम स्पीशीज आर डिसटेस्टफुल एंड पॉइजनस। some species are distasteful and poisonous, मतलब कुछ स्पीशीज या तो स्वाद में बहुत खराब होती हैं या फिर पॉइजनस होती हैं या जहरीली होती है। ठीक, इसको समझाने के लिए एनसीईआरटी ने एग्जांपल लिया है मोनार्च बटरफ्लाई। किसका बेटा? मोनार्च बटरफ्लाई, राइट। यहां पर भी वही कुछ ग्लिचेस हैं जो कि हमें क्लियर रखने हैं। मोनार्च बटरफ्लाई के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है कि मोनार्च बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रेडेटर बर्ड। ब्रैकेट में लिखा है उसने अलग से, मतलब ऐसा नहीं है कि वो केवल ऐसे ही लिख दिया कि बोले यार गलती से लिख दिया होगा या ऐसे लिख दिया होगा, कुछ स्पेसिफिसिटी बताना चाह रही है, इसलिए उसने बर्ड को स्पेसिफिकली मेंशन किया है, राइट। तो यहाँ पर कह रहा है कि मोनार्च बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल फॉर इट्स प्रेडेटर बर्ड। अब किस वजह से डिस्टेस्टफुल होता है? ड्यू टू फीडिंग ऑन अ पॉइजनस वीड, और उस वीड का नाम है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। मोनार्च बटरफ्लाई वीड लेती है, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, राइट।
एक पॉइजनस वीट पर फीड करती है और अपनी बॉडी में एक पॉइजनस केमिकल को स्टोर करती है। किसको स्टोर करती है? पॉइजनस केमिकल। और आपकी एनसीईआरटी ने ही आगे कैलोट्रोपिस के पॉइजनस केमिकल का बारे में बताया है, दैट इज कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कौन सा केमिकल है? मतलब मोनार्च बटरफ्लाई अपने कैटरपिलर स्टेज में पॉइजनस वीट के ऊपर फीड करके अपने बॉडी में क्या स्टोर करती है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड। अब बात आती है कि सर यह कार्डियक ग्लाइकोसाइड करता क्या है? इट इनहिबिट्स सोडियम पोटेशियम पंप। किसको इनहिबिट करता है? सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट करता है। शायद आपको पता होगा कि कार्डियक एक्टिविटी और मस्कुलर एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोडियम पोटेशियम पंप। अगर इनहिबिशन होगा इट कैन कॉज कार्डियक अरेस्ट। क्या कॉज कर सकता है? इसका मतलब है कैलोट्रोपिस पर फीड करने वाले ऑर्गेनिज्म में कार्डियक अरेस्ट का खतरा बना रहता है। वो डिस्टेस्टफुल और पॉइजनस दोनों है। अरे आ गई बात समझ में। कैटरपिलर स्टेज में कौन? मोनार्च बटरफ्लाई किस पर फीड कर रही है? कैलोट्रोपिस प्रोसेरा पर, और अपनी बॉडी के अंदर एक पॉइजनस केमिकल कार्डियक ग्लाइकोसाइड को स्टोर करती है, जिसकी वजह से इसका प्रेडेटर इसके ऊपर फीड नहीं करता। समझ में आ गई बात? सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। सारी चीजें क्लियर होने के बाद भी यहाँ पर दो क्वेश्चंस बच जाते हैं। अगर क्वेश्चन इन दोनों में से हो तो बता दें, ठीक है? दो क्वेश्चन बच जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर जिस केमिकल को ये अपनी बॉडी में स्टोर कर रही है उससे इसको खुद को नुकसान क्यों नहीं हो रहा? हेलो, ठीक। और दूसरी चीज, सर आप ही ने अभी बताया है कि प्रीडेटर हेल्प इन कंट्रोलिंग द, और ये तो अपने प्रीडेटर के लिए क्या हो गई है? टेस्टफुल हो गई है। इसका मतलब उसके ऊपर फीड नहीं कर पा रहा है, तो इसका नंबर तेजी से बढ़ना चाहिए और ये इकोसिस्टम इम्बैलेंस कॉज करना चाहिए। इन दोनों में से था क्या? अब बोल। अरे यही है, लार्वा इल्ली अवस्था, कैटरपिलर स्टेज, लार्वल स्टेज, यही है। ठीक है, चलिए सुनिएगा। तो अगर हम लोग मोनार्च बटरफ्लाई की बात करें तो मोनार्च बटरफ्लाई अपनी बॉडी में जो केमिकल स्टोर कर रही है उस केमिकल की वजह से इसको नुकसान क्यों नहीं होता? पता होना चाहिए, लिख लेना कहीं ना कहीं पर। दिस केमिकल अफेक्ट्स ओनली वर्टिब्रेट्स। दिस केमिकल अफेक्ट्स ओनली वर्टिब्रेट्स। और मोनार्च बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है। क्या है? इनवर्टिब्रेट। यस, दिस पॉइजनस केमिकल अफेक्ट्स ओनली वर्टिब्रेट्स। ठीक है भैया? अरे बोलिए। हाँ हाँ, क्लियर है? अब आपको समझ में आया होगा उसने ब्रैकेट में बर्ड क्यों लिखा। बर्ड क्या बता रहा है? वर्टिब्रेट प्रीडेटर बता रहा है। ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि यार सर फिर इसका नंबर तो बहुत तेजी से बढ़ जाना चाहिए, वो नंबर क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि वर्टिब्रेट प्रेडेटर फीड नहीं कर पा रहा लेकिन उस प्लांट के आसपास या उस प्लांट के ऊपर स्पाइडर्स एंड अदर इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लार्वल स्टेज में इसका प्रेडेशन करते हैं। इस वजह से इसका नेचुरल पॉपुलेशन कंट्रोल रहता है। अरे बोलो भाई, मतलब वो जो बर्ड लिखा गया है वो कुछ स्पेसिफिसिटी बताने के लिए लिखा गया? क्या स्पेसिफिसिटी? वर्टिब्रेट प्रेडेटर बताने के लिए लिखा गया है। समझ में आई बात? अरे बोलो यार, इतना ढीला बैच, मतलब शाबाश। यही बताने के लिए सर बोल रहे हो कि हाँ सर हम ढीले ही हैं। ठीक है चलिए जी, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। ये तो हो गई बेटा बात फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स की। ये बात हो गई मोनार्च बटरफ्लाई की। मोनार्च बटरफ्लाई देखी क्या आपने? हाँ, यस, वेरी गुड। जो सबसे कॉमन बटरफ्लाई आपने अगर देखी होगी ऑरेंज विद ब्लैक बॉर्डर्स, वो जो बटरफ्लाई है वो मोनार्च बटरफ्लाई है। ठीक है, चलिए अब कहानी आती है। दो प्रॉपर्टीज हो गई। अरे चार प्रॉपर्टी पर एक ही बतानी है, दो हो गई। बाकी की दो जो प्रॉपर्टीज हैं वो है प्लांट्स की। किसकी भैया? ऐसा है भैया, मैं जितना इंटरेस्ट लेकर आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आपको इतना इंटरेस्ट नहीं है तो फिर मैं जितना फ्लो में जैसे जैसे बता सकता हूँ वैसे बताता हुआ चलता हूँ कि भैया एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ, तुम्हारे मॉड्यूल में ये लिखा हुआ, ये सुनो और जाओ, ऐसा कर लें। राइट? अगर ऐसा होगा कि आपका इंटरेस्ट नहीं है तो भैया मैं तो त्रस्त हो चुका हूँ। इस साल मैंने 6 फेज पढ़ाए, ये छठा फेज चल रहा है मेरा पढ़ाने का इस साल। राइट? और आप ही का फेज ऐसा है जिसमें 3 बैच है, बाकी सब में या तो 6 थे या 4 थे। हेलो, राइट? ये कहानी आज सुबह 2 बार बोल चुका हूं, तीसरी बार अभी बोल रहा हूं। ठीक है, 6 बार इस साल में 6 फेजेस पढ़ाए और ऑन एन एवरेज 5 बैच अगर माने तो 30 बैच पढ़ा चुका हूं। मतलब 30 बार ऑलरेडी बोल चुका हूं और ये 33वीं बार चल रहा है।
राइट? सेम जगह पर सेम जोक आता है, समझ रहे हो बात को? सेम जगह पर सेम जोक। एक जोक पर कितनी बार हंस लोगे? एक बार हंस लोगे, दो बार हंस लोगे, तीन बार हंस लोगे। लेकिन हम जब जोक बोलते हैं तो हम उसी इंटेंसिटी के साथ बोलते हैं, इसमें लगता है कि बोला भाई आज ही पहली बार बोल रहा है। समझ रहे हो बात को? लेकिन आप पुरानी रिकॉर्डिंग अगर आपको कहीं पर मिल जाए तो वो भी देख लो, उसमें भी सेम जोक सेम जगह है, और पिछले 12 साल से यही नाटक चल रहा है। तो अगर आपको लगता हो कि भाई हम तो दुखी हो गए ये पढ़ पढ़ के, तो मेरी तो हालत खून के आंसू वाली है कि नहीं? रात को सोते तो भी यही याद आता। अरे आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो अगर मैं आपको अगर मैं आपको इतना इंटरेस्ट से कोई चीज बता रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आप सीख कर जाओ, और आपको हमेशा क्लियर रहे, दोबारा से आपको ये चीज सोचने की और वापस से आपको ये लोड ना रहे कि यार भैया तो समझ में नहीं आया, मैं याद कैसे करूंगा इसको। अरे याद हो गया यार, बात खत्म हो गई। ठीक, चलिए जी देखिएगा। आज हम जब आते हैं ना क्लास लेने के लिए, जब नया नया पढ़ाना शुरू किया था तो भाई साहब टेंशन रहती थी शुरू शुरू में कि यार क्लास में अगर एक लाइन भूल गया तो क्या होगा, राइट? है ना? अभी मन में ये रहता है कि अरे भाई यार अब क्लास में जा रहे हैं, कितना बताऊंगा, ये बताऊं कि नहीं बताऊं, ये बताऊं कि नहीं बताऊं, टाइम लिमिटेड है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस आपके मन में होना चाहिए। जब आप डॉक्टर बनोगे तो आपके मन में पहले दिन जिस दिन पेन चलाओगे ना, उस दिन समझ में नहीं आएगा कौन सी दवाई लिखूं कौन सी नहीं लिखूं। सही बात है ये। हमारे बहुत सारे मित्र जो डॉक्टर बने उनसे पूछना आपकी, जिस दिन वो पहली बार पोस्टिंग पर जाते हैं ना और उनको जब दवाई लिखने के लिए हाथ दिया जाता है तो हाथ कांपते हैं भाई कि यार ये दवाई लिखूं कि नहीं लिखूं, राइट? लेकिन बाद में क्या होता है कि बोले हाँ तू बोल, मैं लिख रहा हूँ। आ रही बात समझ में? ठीक, सुनिएगा प्लीज। हमने यहाँ पर प्रे स्पीशीज के बारे में बात करें, जिसमें हमने कैमोफ्लेज बता दिया है और डिस्टेस्टफुलनेस बता दिया है। कंडीशन अब दूसरी आ रही है किसके लिए? तो अगली जो दो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो किसकी पढ़ेंगे? क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हर्बीवोर्स आर प्रीडेटर्स, हर्बीवोर्स आर प्रीडेटर्स। और दूसरी चीज 25% ऑफ इंसेक्ट्स आर नोन टू बी फाइटोफैगस। जितने भी इंसेक्ट्स अभी तक खोजे गए हैं उनमें से 25% इंसेक्ट ऐसे हैं जो कि कैसे हैं, which feed on plant sap and other plant parts, जो कि plant sap और other plant part के ऊपर feed कर सकते हैं। और तीसरी चीज भैया, conditions are much severe for plants because unlike animals they cannot run away from their predators। एनिमल्स की तरफ वो अपने प्रेडेटर से दूर भाग नहीं सकते। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई प्रेडेटर गया और प्लांट उठकर भाग गया, है ना? आपने लीफ तोड़ने के लिए एकदम कोशिश करी, पता लगा प्लांट भाग रहा है, तो प्लांट उधर भागेगा, तुम इधर भागोगे, भाई ये क्या है? अरे है कि नहीं है, राइट? ये भी हो सकता है कि आप किसी खेत के अंदर आपने गेहूं बोए, है ना, और प्लांट जब कटने का समय आया, आप जैसे ही ट्रैक्टर लेकर पहुंचे, खेत आगे आगे आप पीछे पीछे, भाई घेर घेर के काटना पड़ता है ना? आप इमेजिन करो कि वो सब घेर घेर के काट रहे हैं और उनमें से कुछ जो है वो ट्रॉली के नीचे से ऐसे निकल के भाग रहे हैं। अरे समझ रहे हो बात को? लेकिन क्या ऐसा होता है? कंडीशन आर मच सीवियर फॉर द प्लांट्स। इस वजह सेम जो है कंडीशन आर सीवियर फॉर प्लांट्स। इस वजह से प्लांट ने अपने अंदर दो तरह के डिफेंसेस जनरेट किए हैं, मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस और दूसरा है केमिकल डिफेंस। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है। दो तरह के डिफेंसेस कौन कौन से बेटा? मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस एंड केमिकल डिफेंस। मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस आर प्रेजेंस ऑफ स्पाइन्स एंड थॉर्न्स। मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल डिफेंसेस आर प्रेजेंस ऑफ स्पाइन्स एंड थॉर्न्स। कांटों की वजह से ग्रेजर्स और ब्राउजर्स इनके ऊपर फीड नहीं कर। क्लियर हो गई बात? तीसरी प्रॉपर्टी खत्म। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? केमिकल डिफेंस। केमिकल डिफेंस में एक चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कैलोट्रोपिस अपने अंदर एक पॉइजनस केमिकल स्टोर करता है जो कि उस एनिमल को बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। अरे हाँ के ना? अब एनसीईआरटी ने मेंशन भी किया है इन केमिकल्स की वजह से उन प्रीडेटर्स पर क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। तो सुनिएगा ध्यान से कि प्लांट्स आल्सो स्टोर सम पॉइजनस केमिकल that can make the herbivore sick, that can make the herbivore inhibit its feeding and digestion, disrupt its reproduction or even kill the predator। हेलो, याद रखना है, which among the following are the properties which can be seen in predators while consuming the chemical defense of plant। अगर प्लांट का पॉइजनस केमिकल कंज्यूम कर लिया तो उसमें क्या क्या हो सकता है? बीमार हो सकता है, डाइजेशन फीडिंग इनहिबिट हो सकती है, रिप्रोडक्शन डिसरप्ट हो सकता है और इवन उसको मारा भी जा सकता है। और आ गई बात समझ में? आगे एनसीईआरटी ने यह भी कहा है कि यू मस्ट हैव सीन
Calotropis growing in abundant fields, and you never have seen any cattle or goat grazing on browsing on this plant. लेकिन हम सब जानते हैं, हम सब ने देखा है, अरे हाँ कि ना, वो शिव जी को चढ़ाते हैं ना हम लोग सावन के महीने में, है ना, आंकड़ा जिसको कहते हैं, राइट। तो वो जो होता है वो कैलोट्रोपिस ही है। उस कैलोट्रोपिस पर ये एनसीईआरटी कह रही है कि आपने कभी किसी गोट को या कैटल को फीड करते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम सब ने कहीं ना कहीं देखा है, ठीक। यस, फीड करती है, लेकिन एक गोट या एक कैटल अगर एक बार फीड करेगी तो दोबारा सेम प्लांट पर फीड नहीं करेगी एज इट इज, एज वेल एज। समझ में आई बात। अब बात आती है कि सर पॉइजनस है तो मर क्यों नहीं जाती है। भैया मैंने आपको बता दिया, इसका मैकेनिज्म है इनहिबिशन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। लिमिटेड क्वांटिटी में बॉडी में जाएगा तो इट विल नॉट कॉज द कार्डियक अरेस्ट, लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट में जाएगा तो यस इट विल कॉज कार्डियक अरेस्ट। तो थोड़ा बहुत खाने की वजह से मर नहीं जाएगा। आ गई बात समझ में। आगे एनसीईआरटी ने बताया है कि प्लांट में कई सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं, जैसे कि ओपियम, स्ट्रिक्निन, निकोटीन, कैफीन, क्विनिन। कौन कौन से? कैफीन, निकोटीन, स्ट्रिक्निन, क्विनिन और कैफीन, राइट। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं एनसीईआरटी कहती है दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एक्चुअली एज डिफेंस अगेंस्ट द ग्रेजर्स एंड ब्राउजर। 5 जो चीजें मैंने बताई अगर शुद्ध हिंदी में बताऊं तो चरस, गांजा, भांग, अफीम, धतूरा। क्या क्या है बेटा? चरस, गांजा, भांग, अफीम, धतूरा, which are actually produced by plants। एनसीईआरटी कहती है which are एक्चुअली इसलिए कह रही है क्योंकि हमने इनका उपयोग कहीं और करना यूज शुरू कर दिया है। अरे हाँ कि ना, ह्यूमन सर्चेस फॉर एंजॉयमेंट एवरीवेयर, तो हमने उनका उपयोग हाई होने के लिए करना शुरू कर दिया है। अरे हाँ कि ना, लेकिन एक्चुअल में प्लांट ने जो बनाया था, भांग का जो पौधा था, उसने भांग इसलिए बनाई थी कि कोई गाय चर के जाए तो शी विल गेट हाई और दोबारा चरने ना आए। दिस इज द केमिकल डिफेंस ऑफ प्लांट। क्या यहाँ तक की बात सब बच्चों को क्लियर है? 100% क्लियर। 4 प्रॉपर्टीज हो गई भैया प्रे स्पीशीज के बारे में, क्लियर। प्रेडेटर की 4, प्रे की 4। प्रेडेटर की 4 बताओ जरा। conduit of energy transfer across the trophic zone। दूसरा, controls the prey population। तीसरा, maintains the prey species diversity। कैसे? by reducing the intensity of competition among competing prey species। चौथा, most prudent organisms of nature। प्रे स्पीशीज ने प्रिडेशन के इंपैक्ट को कम करने के लिए सबसे पहला कैमोफ्लेज, दूसरा डिस्टेस्टफुल एंड पॉइजनस, तीसरा मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस ऑफ प्लांट्स, चौथा केमिकल डिफेंस ऑफ प्लांट्स। खत्म। एनसीईआरटी की सारी लाइनें, सारे शब्द आ गए। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? पूरा फ्लो समझ में आ गया? निकालो एनसीईआरटी पेज नंबर 233। पेज नंबर 233 मिला बेटा? चलिए सुनिएगा। अब शुरुआत की ये जो 6-7 लाइनें इसने यहाँ पर लिख कर दी हैं, ठीक, ये केवल माहौल बनाने के लिए है, प्रिडेशन का माहौल बना रही है, ठीक है। सुनिएगा प्लीज, करें शुरू। एनसीईआरटी बस। What would happen to the all the energy fixed by autotrophic organisms if the community has no animals to eat the plants? यही बात है कि उस सारी एनर्जी का क्या होगा जो कि ऑटोट्रॉफ्स ने फिक्स की है अगर उस इकोसिस्टम में उनको खाने के लिए कोई एनिमल ना हो। सबसे पहली चीज बता चुका हूं, एनर्जी फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा या फिर लाइफ साइकिल कंप्लीट होने पर ये वापस से नेचर में ही समाहित हो जाए, ठीक है बेटा। अब आगे एनसीईआरटी बता रही है कि यू कैन थिंक ऑफ प्रिडेशन एज nature's way of transferring to higher trophic level the energy fixed by plant। प्लांट ने जो एनर्जी को फिक्स किया है उसको हायर ट्रॉफिक लेवल पर पहुंचाने का एक तरीका है प्रिडेशन, ठीक है बेटा। when we think of predator and prey most probably it is the tiger and the deer that readily comes to our mind, but a sparrow eating any seed is no less a predator। मतलब एक स्पैरो भी किसी प्रेडेटर से कम नहीं है। Although animals eating plants are categorized separately as herbivores, but they are in a broad ecological context not very different from predator। मतलब ब्रॉड इकोलॉजिकल या नेचुरल कंटेक्स्ट में ये किसी प्रेडेटर से कम नहीं होते। समझ में आ गई बात? अब बना दिया इसने माहौल। अब आ रही है बात प्रेडेटर और प्रे के बारे में। अगले वाले पैराग्राफ से इसने प्रेडेटर की प्रॉपर्टीज बोलना स्टार्ट किया है। सबसे पहली प्रॉपर्टी,
besides acting as conduits of energy transfer across the trophic levels, predator play other important roles also, right? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या बता दी? conduit of energy transfer across the trophic level. conduit क्या होता है बेटा? channel of energy transfer across the trophic. बहुत बढ़िया बेटा. next, they keep the prey population under control. second property बेटा, they keep the prey population under control, right? आगे कह रहा है कि बट फॉर प्रीडेटर्स प्रे स्पीशीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज एंड कॉज इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी. बोलो सर इसको हम कई बार पढ़ते हैं लेकिन साला मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं. अरे हाँ के ना. तो इसमें आप बट फॉर को काटिए और उसकी जगह लिखिए इन एब्सेंस ऑफ. बट फॉर को काटिए और उसकी जगह पर लिखिए क्या? इन एब्सेंस ऑफ. ठीक है, अभी पढ़ो दोबारा इसको. यही वो लाइन है जिसमें लायन एज ए कीस्टोन स्पीशीज बताया था कि लायन को हटाने पर प्रे स्पीशीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज एंड कॉज इकोसिस्टम इनस्टेबिलिटी. याद आ गया कुछ? बहुत बढ़िया यार. नेक्स्ट, व्हेन सर्टेन एक्सोटिक स्पीशीज. बेटा एक्सोटिक क्या? एलियन स्पीशीज या विदेशी प्रजाति, राइट बेटा? When certain exotic species are introduced into a geographical area, they become invasive. Invasive? आक्रामक हो जाती. बहुत बढ़िया बेटा. They become invasive and start spreading fast because the invaded land does not have its natural predator. ठीक है, अब इस बात को साबित करने के लिए इसने एग्जांपल लिया कि the prickly pear cactus introduced into Australia in early 1920s caused havoc. havoc बोले तो ब्लंडर या तबाही मचा देना. ठीक, caused havoc by spreading rapidly into millions of hectare rangeland. ठीक, फिर क्या हुआ? Finally, the invasive cactus was brought under control only after a cactus feeding predator. क्या नाम था? कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट. कौन सी जगह? साउथ अमेरिका. मतलब एनसीईआरटी ने दोनों चीजें पूछने के लिए रास्ता रखा हुआ है कि वो मौत कौन है और नेचुरल हैबिटेट कौन सा है. ठीक है, फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कंट्री. कौन सी कंट्री? बहुत बढ़िया. अब इंफॉर्मेशन के लिए इसने आगे लिखा है biological control methods adopted in agricultural pest control are based on the ability of predator to regulate the prey population. समझ में आ गई थी बात कि खेतों में बिल्लियां और सांप छोड़े जाते थे. ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट कह रहा है, तीसरी प्रॉपर्टी आ रही है, predator also help in maintaining the species diversity in a community. कैसे? By reducing the intensity of competition among the competing prey species. समझ में आ गई बात? अब इसको समझाने के लिए एग्जांपल लिया है कहां का? In the rocky intertidal communities of American Pacific coast, the starfish Picester is an important predator. आगे कह रहा है इन अ फील्ड एक्सपेरिमेंट बोले तो लेबोरेटरी के बाहर किया गया. मतलब इंटरटाइडल एरिया में गए थे ये. ठीक है, इन अ फील्ड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑल द स्टारफिश वर रिमूव्ड फ्रॉम एन एनक्लोज्ड इंटरटाइडल एरिया. पूरे इंटरटाइडल एरिया से नहीं हटाया था, एक पर्टिकुलर एरिया के एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए उन्होंने सेलेक्ट किया और उस एनक्लोज्ड एरिया में से सभी स्टारफिशेस को हटा दिया. राइट, more than 10 species of invertebrate became extinct within a. किस वजह से? Because of interspecific competition, not intra. Interspecific competition. समझ में आ रही बेटा बात? Next, if a predator is too efficient and over exploits its prey, then the prey might become extinct, and following it, the predator will also become extinct. किस लिए? For the lack of food. This is the reason why predator in nature are. चौथी प्रॉपर्टी क्लियर? चार प्रॉपर्टी प्रेडेटर की खत्म हो गई. अब कहानी किसकी शुरू होगी? प्रे की. Prey species have evolved various defenses to lessen the impact of predation. बेटा
पहला, some species of insects and frogs are cryptically colored to avoid being detected easily by the पहली प्रॉपर्टी क्लियर। दूसरा, some are poisonous and therefore avoided by predators। समझ में आ गई बात। The monarch butterfly is highly distasteful to its predator bird। बर्ड क्या बता रहा है, वर्टिब्रेट प्रेडेटर बता रहा है, बहुत बढ़िया। बिकॉज ऑफ अ स्पेशल केमिकल, कौन सा, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, कौन सा केमिकल है, प्रेजेंट इन इट्स बॉडी। अब बात आती है कि ये केमिकल इसकी बॉडी में आया कैसे, बता रहा है, इंटरेस्टिंगली द बटरफ्लाई acquires this chemical during its caterpillar stage by feeding on a and that poisonous weed is Calotropis procera। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। फॉर प्लांट्स हर्बीवोर्स आर प्रेडेटर्स। दूसरी बात कह रहा है कि नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट्स आर नोन टू बी फाइटोफोर दैट फीड ऑन प्लांट सैप एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक। तीसरी चीज, the problem is particularly severe for plants because unlike animals they cannot run away from their predator, right? Plant therefore have evolved an astonishing variety of morphological and chemical defenses against the herbivore। पहला रहा है, thorns in acacian cactus are most common morphological means of defense। पहला हो गया। दूसरा, many plants produce and store chemicals that make the herbivore sick when they are eaten। दूसरा, inhibit feeding or digestion। तीसरा, disrupt its reproduction। चौथा, even kill it। समझ में आ गई बात। पॉइजनस केमिकल के हार्मफुल इंपैक्ट के बारे में पूछा जाए तो हम ये चार प्रॉपर्टीज बताएंगे। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा, you must have seen the weed Calotropis growing in abundant fields। The plant produces highly poisonous cardiac glycoside and that is why you never see any cattle or goat browsing on this plant again। अरे समझ में आ गई बात, अरे मत लिखो अगेन, वो तो मैंने बताया है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट। A wide variety of chemical substances that we extract from plant on a commercial scale like nicotine, caffeine, quinine, strychnine, opium, etc. are produced by them actually as defense against the grazers and browsers। Actually plant ने किस लिए बनाया है, ग्रेजर्स और ब्राउजर्स के अगेंस्ट डिफेंस के लिए बनाया है, लेकिन हमने उसका उपयोग कहीं और करना शुरू कर दिया है। समझ में आ गई बात, क्लियर हुआ यार। एनसीईआरटी पढ़ने में मजा आ रहा है, लाइनें समझ में आ रही है। चलिए, मोटिव क्लियर होना चाहिए, बाकी चीजें बहुत आसान है। मैं खींच के चांटा मार दूंगा, ध्यान रखना, ये जो वापस अगर दोबारा से मेरे को आवाज आई, मैं बार बार समझ, जानवर हो क्या, 1000 बार समझा दिया फिर भी वहीं के वहीं रह जाते हो, उससे ऊपर ही नहीं आ पा रहे। वो मेडिकल कॉलेज में भी जाके यही करना, स्वीपर की नौकरी मिलेगी फिर, कि बोले ऐसी आवाज लगाना सीटी बजा बजा के। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं, पैरासिटिज्म। एक बार समझा दिया, 3 बार समझा दिया, 6 बार समझा दिया, समझ में नहीं आ रहा, जानवर ही है। पैरासिटिज्म अगेन एक्सप्लॉइटेशन है बेटा, प्लस माइनस। और भैया जो भी उसका अड़ोसी पड़ोसी है, जो भी आवाज निकाल रहा है, वो खुद का भविष्य तो खराब कर ही रहा है, आपका भी कर रहा है, ध्यान रखना। पैरासिटिज्म की अगर हम बात करें तो पैरासिटिज्म अगेन एक्सप्लॉइटेशन प्लस माइनस टाइप ऑफ इंटरेक्शन। बट अगर हम प्रीडेशन की बात कर रहे थे तो प्रीडेशन में बड़े ऑर्गेनिज्म को फायदा, छोटे ऑर्गेनिज्म को नुकसान हो रहा था। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, जिसको फायदा होता है वो यूजुअली स्मॉलर इन साइज और जिसको नुकसान होता है वो यूजुअली लार्जर इन साइज, राइट। जिस ऑर्गेनिज्म को बेटा फायदा होता है वो है पैरासाइट, और जिस ऑर्गेनिज्म को नुकसान हो रहा है वो कहलाता है होस्ट। ठीक है भैया। अगर आपसे प्रिडेशन पूछा जाए तो प्रिडेशन को हम लोग एक लाइन में समझाते हैं, दैट इज कैच किल एंड ईट। क्या है बेटा, कैच किल एंड ईट। उसी तरह से अगर कभी भी पैरासिटिज्म आए तो पैरासिटिज्म को हम बताते हैं फ्री लॉजिंग एंड मील्स। क्या बेटा, फ्री लॉजिंग एंड मील्स। लॉजिंग का मतलब होता है रहना और मील्स का मतलब है खाना। बोले तो पैरासिटिज्म रहने और खाने की मुफ्त व्यवस्था है। अगले टर्न पे सिखाऊंगा, चलो अब
आज के लिए इतना है। हम्म